अंगीकली। थैंक यू सर। आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज की वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कल हमारा अवकाश का स्थापना दिवस था। 11वां स्थापना दिवस हम सबने मनाया। सबको अवकाश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय सर, आपका जो जीएसटी नंबर दिया आपने, वो जीएसटी हाँ नंबर अधिकारी कंस्ट्रक्शन के नाम से रजिस्टर्ड है? हाँ। और एक तो शुभेंदु जी। अधिकारी के नाम से रजिस्ट्रेशन है। जी। दोनों दो कंपनियां हैं उसकी। हाँ जी। तो मैंने वो शुभेंदु अधिकारी के नाम से बिल इशू किया है। ठीक है। और जब GST-1 जो भरे हैं ना, हाँ जी। जब GSTR नंबर दे रहे हैं तो जी अधिकारी कंस्ट्रक्शन आ रहा है नाम। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप जीएसटी 1 फाइल करोगे, वो भी अपनी हम्म। जीएसटीआर एक ही फाइल करता है। जीएसटी उसकी दो नहीं है ना, हाँ जीएसटी ने एक ही है। हाँ तो हाँ। उसको वो खुद मैनेज कर लेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी जीएसटी 1 फाइल कर दीजिए। नहीं तो वो मेरे को समझा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी तो आपसे माल खरीदा नहीं, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल दिखा रहे हो। काम माल तो अधिकारी ने खरीदा। भाई जीएसटी नंबर तो एक ही है ना, जीएसटी नंबर कोई अलग थोड़ी है। आपने बिलिंग तो सही कर GST रखी है नंबर ना। सेम है। हाँ। बस फिर। और तो इसका तो शुभेंदु अधिकारी जो कंपनी है वो ITC मांगने जाएगा तो उसको मिलेगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपने बिलिंग तो सही कर रखी है ना। मैंने तो बिलिंग सही की है, लेकिन पोर्टल में तो बस। कंस्ट्रक्शन ने एक्सेप्ट किया है ना। सब पोर्टल तो उससे एक्सेप्ट करता है ना, जो आप जीएसटी नंबर डाल हम्म। रहे हो। जो जीएसटी नंबर डाल रहे हो पोर्टल से, जीएसटी नंबर जीएसटी नंबर मैंने से उठाएगा। GST नंबर में मैंने जो डाला है उस पर अधिकारी कंस्ट्रक्शन दे रहा है। बस वही लेगा। तो शुभेंदु अधिकारी जो कंपनी है उसका क्यों नहीं देगा? से वो दूसरे दो नेम नहीं उठाता ना, एक ही नेम उठाता है। अच्छा। मतलब आने वाले भविष्य में कोई लफड़ा नहीं आएगा ना इससे? नहीं नहीं। तो उसमें उन्होंने मेरे को एक वकील ने कहा कि वो वहाँ क्वेश्चन होता है, जाकर उसकी जो कंपनी होता है उसका साइड करना पड़ता है, ऐसा कुछ है। बताया था, उस समझाया था। उसमें एक ऑप्शन आता है ऐड टू मास्टर का। जब हम्म आप जीएसटी 1 फाइल करते हो, तो वहां पे जब आप B2B फाइल करते हो, जैसे आप जीएसटी नंबर डालते हो, उसमें एक हम्म। ऑप्शन आता है ऐड ऐड टू मास्टर। ऐड टू मास्टर। अच्छा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना। तो वहां पे फर्म का नाम वही डाल देना, जिसको अच्छा। आपने बिलिंग तो किया। अभी अभी जैसे रिटर्न तो वकील साहब ने भर दिया है, तो अभी GSTR-1 में ठीक कर सकता हूँ उसको, 1A में। हाँ, 1A में सही कर दो। अच्छा, मास्टर वाले में जाकर वहां कर दूँ उसको। ठीक। थैंक यू सर। जीएसटी के रिगार्डिंग अगर किसी और की कोई क्वेरी हो तो। इनकम टैक्स की एक क्वेरी आई थी मेरे पास, तो उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, जब हम अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो वहां पर एक एरर आ रही है बैंक अकाउंट को लेकर। टाइप ऑफ अकाउंट की एरर देता है वो, और उसके बाद फिर हमें बैंक डिटेल अपनी चेक करनी होती है। तो अधिकतर एरर वहां पे आ रही है जहाँ पे हमारे एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड है। या तो हमारे सारे बैंक अकाउंट में हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन अपडेट होना चाहिए। तो हम अंकित जी, हमें सारे ऐसा तो नहीं है कि ये साइट की कुछ हमें प्रॉब्लम है? कल जो आप बता रहे हैं, ये मेरे साथ भी पता बहुत नहीं है कि ये प्रॉब्लम हुई, कल ही साइट। हुई है, पहले नहीं हुई नहीं थी। नहीं अभी एक सर, दो दिन से ही हो रही है। साइट की प्रॉब्लम नहीं है सर, हाँ, इसमें मैंने उसको क्या किया था, डिटेल। बैंक अकाउंट को पहले रिमूव किया, फिर दोबारा से जी। ऐड किया। लेकिन इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा था, लेकिन वो ना, वो किसने वैलिडेशन इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा था। अब उसमें ये है सर, अगर आपका जो एक बैंक अकाउंट है, अगर एक बैंक अकाउंट वैलिडेट हो रहा है तो उसको वैलिडेट कर दीजिए, बाकी बैंक अकाउंट हटा दीजिए आप। पहले एक ही डाला था, वो जब हो हाँ नहीं जी। रहा था, इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा था, तो और अकाउंट थे, हमने वो भी डाल दिए, लेकिन वो भी यही हो रहा है सेम हम पे भी, वैलिडिटी इन नहीं, आप प्रोग्रेस लिख के आ रहा है। ज्यादा अकाउंट ऐड मत करो उसमें, अपने एक अकाउंट को आप ऐड कर लो, जो भी अकाउंट ऐड हो जाए। अगर वो उसमें एरर आ रही है तो आपको बैंक में जाके अपडेट कराना पड़ेगा। अगर बैंक में अपडेट नहीं है तो वो एरर करता रहेगा।
नहीं, उसमें एक गलती हमने पकड़ ली थी। उसका जो है वो जो IFCI कोड गलत डाला था कि दूसरी हाँ ब्रांच का जी। डाला था, तो हमने जी। सोचा हो सकता है उसकी वजह से कर रहा हो, इसलिए हमने उसको रिमूव करके दोबारा से एंटर कर दिया था, ऐड कर दिया था कुछ अकाउंट। बैंक जो मर्ज हुए थे तो उनका आईएफएससी हाँ पुराना वही। चला आ रहा होगा ना। जी 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 तो जी वो जी नया वही। आईएफएससी चेंज हो गया तो उसे अपडेट हाँ करना पड़ेगा, तभी वो जी। उसको आईएफएससी से लिंक कर तो करेगा। दिया लेकिन अभी हुआ नहीं, चलिए अब देखते हैं, आज शायद मैंने चेक नहीं किया। नहीं हो रहा है, आज मैंने दो तीन किए थे तो आज हो रहे हैं। ठीक है, आज हो रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो आईटीआर में जो ये प्रॉब्लम आ रही थी इसको आप उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाकी ITR 2 और 3 पोर्टल पर अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, हालांकि एक्सेल यूटिलिटी आ चुकी है उनकी 2 और 3 की, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल नहीं है अभी। मंडे तक शायद अपडेट हो सकता है। इसके अलावा एक क्वेरी और आई हुई थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। जो रजिस्ट्रेशन स्टेट में चले जाते हैं तो वो तो इजीली हो पा रहे हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन सेंट्रल को ग्रांट हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डिले हो रहा है। तो बहुत से रजिस्ट्रेशन में ऐसा हो रहा है कि 30 दिन या 30 से ज़्यादा दिन भी लग रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पीवी ग्रांट हो जाती है। अगर 7 दिन के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो पीवी में चला गया है, उसका पर्सनल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही वो ग्रांट होगा। तो कुछ जगह तो ऐसा हुआ कि हमारे 25 दिन हो गए या 26 दिन हो गए तब तक ना तो पीवी हुई ना कोई नोटिस है। तो ऐसे केसेस में एक मेल आईडी है helpdesk@gst.gov.in। तो उस मेल आईडी पे आप अपने एआरएन का स्टेटस सेंड करें। तो जब आप उसका स्टेटस सेंड कर देते हैं तो नेक्स्ट डे या एक दो दिन में उसकी पीवी हो जाती है। वो तो अधिकारी को उसे अपडेट करना पड़ता है। तो अगर कहीं भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पे आप थोड़ा अपने रजिस्ट्रेशन को अर्ली प्रोसेस करा सकते अंकित जी, इसको रिपीट कीजिए, ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्या है, जो सेंट्रल में चले जाते हैं वो ये लोग हैं। जी। 100% जो है, यहाँ पे एक आए थे DC साहब, उन्होंने कुछ जी। कह के ऊपर जो है हम लोग के जितने भी अप्लाई हो रहे हैं वो सब लखनऊ वाले पे चले जाते हैं। लखनऊ जाते हैं, फिर वहां से वो PV 100% करा रहे हैं सब केसों में। मतलब हाँ, क्योंकि पीवी तो हर केस में हो रहा है, जिसमें आप अगर क्वेरी डाल दोगे तो वहाँ तो कंपलसरी है ही है। नहीं नहीं, क्वारी नहीं, आप ये समझिए ना कि हर केस, मतलब छोटे छोटे केस रजिस्ट्रेशन छोटे छोटे हैं, उसमें भी PV आ रही है यदि सेंट्रल में चला गया। तो अब PV के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, 30वें दिन उसको जो है कोई ना कोई नोटिस दे देते हैं ऐसी फर्जी। मतलब आपका पैन कार्ड अटैच नहीं है, जबकि अटैच है, उसकी जरूरत भी नहीं होती अटैच की। आपका पैन कार्ड अटैच नहीं है, आपका आधार कार्ड अटैच नहीं है, ऐसे करके क्वारी लगा देते हैं, जिससे कि वो महीने 2 महीने के लिए चला जाता है। तो जो ये मेल आईडी मैंने चैट बॉक्स में डाली है अच्छा, चैट बॉक्स में डाल दी, ठीक है सर। इसको देखना पड़ेगा अंकित जी, हमारे यहाँ भी इशू आया है। तो पार्टी ऑफिसर जैसे आपकी पीवी हो जाती है ना, हम्म पीवी होने के बाद में आप दोबारा फिर उसे मेल करें, जो भी उसमें स्टेटस आ रहा हो उसमें लिख हम्म। दें कि ऐसे ऐसे यहाँ का पीवी हो चुका है, पीवी में सही पाया गया, डॉक्यूमेंट जो मांगे गए थे वो हमारे द्वारा दे दिए गए, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ। तो जब तक क्योंकि वहां पे क्वेरी नहीं जाएंगी तब तक ये अधिकारियों की मनमानी चलती रहेगी। नहीं, इसमें एक चीज और है अंकित जी, PV वाला अधिकारी भी एड्रेस नॉट फाउंड करके उस पर लगा देता है। PV के लिए जाता है ना, लगा तो उस दिया है पे ये सर। लगा, जानबूझ के लगा देता है कि एड्रेस नॉट फाउंड। ये अभी मेरे केस में यही सेम हुआ है अंकित जी। हम्म। उनने ये गेम खेल रहे हैं लोग। अभी डाल गाना दिया सुन। कि एड्रेस नॉट फाउंड करके, और एक वो डाल दिया है क्यूरी, ऐसे उसका पूछता ऐसे केस में तो अधिकारी के साथ व्यापारी से गए तो फोटो खिंचवा ले।
नहीं, वो जाते ही नहीं है ना अंकित जी, वो हमारे जाते यहाँ ही भी जा नहीं रहे हैं है, सर। जानबूझ सर के जाते ही नहीं है, जाते नहीं है और कह देते हैं एड्रेस नॉट फाउंड, बैठे बैठे ऑफिस में रिपोर्ट लगा देते हैं। अभी मेरे साथ लास्ट मंथ में ऐसा ही हुआ है, तो तीन सेंट्रल में केस। तो आप ये समझ लीजिए, हमारे यहाँ ये चल रहा है कि तीन तीन चार चार बार अप्लाई करना पड़ रहा है। वो मजबूरन क्या है कि सेंट्रल में पहली बार जाता है, दूसरी बार भी अप्लाई करो तो भी दूसरी वहीं बार भी जा रहा वही है। जाता है, जी हाँ, जी। और वो पहली वही बार था। पहले क्या होता था, पहले स्टेट में चला जाता था, हम लोग की सॉल्व हो जाती थी प्रॉब्लम। चलो एक रिजेक्ट किया, दूसरी बार अप्लाई कर देते जी थे, वो स्टेट में जाता था, हम लोग करा लेते थे। अब वो चीज क्या हो गया, सेंटर पे पहले गया तो वहीं जाने लग गया। हाँ जी। हम्म। मिनिमम 3 बार तो वहीं पे ही जाता है, अगर एक हाँ बार हाँ वहाँ हाँ, चला ऐसे ही गया। हो रहा है। जी जी। अब उसके लिए क्या, 3 महीने तो वेस्ट हो गए ना, एक हाँ एक जी। महीने में वो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना लगाएंगे। मेरा मानना इसमें यह है कि हमें 7 दिन वेट करना चाहिए। 8वें दिन हम्म हमें, अगर हमारा स्टेटस तब भी वही रहता है, तो 8वें दिन हम्म। हमें फिर ये मेल डाल देनी चाहिए ठीक है, आप इसे भी कि करके एक आरएम बार बता स्टेटस। दें। जी जी। ये अच्छा बताया कि जी, मैं तो अभी तुरंत हैंड टू हैंड मेल डाल रहा हूँ। 4 बार रिजेक्ट हो चुकी है फाइल वो। पीवी पे वो लोग आते हैं, आके फिर वो सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ बता के जाएंगे, जी आपको ये डॉक्यूमेंट और देना है। नहीं नहीं, आप उन्हें खुश कर देंगे ना अंकित जी, तो तब पीवी भी नहीं करने भी होते नहीं वो जाते, खुश। वहीं से बैठे बैठे पीवी हो जाती है, फोटो मंगा लेते हैं हम लोगों से, वही अपलोड कर देते हैं। उनका आप बस मान लीजिए कहना। लेकिन वो क्या हो गया, अब 100% केसों में हो गया। हाँ यदि जी। आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो 100% जाके मिलना ही पड़ेगा। पहले तो क्या था, कभी कभी ऐसे ही कर देते थे पेपर्स देख के, लेकिन अब नहीं करते। अब एक क्वेरी और आ रही थी कि सेल टैक्स अधिकारी या उनके यहाँ से कोई भी स्टाफ मेंबर जाके सर्वे कर रहा है, ये तो तो बहुत सर्वे पहले में। से चल रहा है, बहुत पहले से चल नहीं, रहा है। वो वो जो है वो उसको तो भेज चल देते हैं हेल्पर को। वो तो चल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, यूपी में जो खंड ट्रांसफर हुए हैं ना, कहीं पे हम्म 8 खंड थे वो 6 रह गए, कहीं पे 12 थे हम्म तो 8 हो गए। हम्म तो हम्म उन केसेस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जीएसटीन जो एक्टिव है सिर्फ हम्म उनको रखना चाह रहे हैं, जो इनएक्टिव जीएसटीन है उनको नहीं रखना चाह रहे। तो हम्म इनएक्टिव के लिए उन्होंने सभी जीएसटीन के लिए सर्वे के लिए बोल दिया कि आप इनके सर्वे चेक करके आओ कि हम्म यहाँ पे ये फर्म अवेलेबल है या नहीं है। तो वहाँ पे भी कुछ हम्म जगह मनमानी चल रही है कि स्टाफ जाता है और वहाँ पे जबरदस्ती की, यहाँ पे कुछ था नहीं या किसी कोई मिला नहीं या फोन नहीं किया, तो यहाँ पे ये फर्म ही नहीं है। बहुत सी फर्म ऐसी भी होती है जहाँ पे आपका ऑर्डर बेस्ड वर्क होता है, या हम्म। सिंगल पर्सन है वो कहीं गया हुआ है, तो ऐसे केसेस में वो उसे कि ये इनएक्टिव है। नहीं नहीं, इसका सब दूसरे वे में कहिए ना। उसने उसको कहा, उसने कहा "भाई, आपके पैसे चाहिए, हमारे इतने चाहिए"। उसने कहा नहीं, हम इतने नहीं सर दे सकते, तो जाके यही लगा देता है कि वो एड्रेस नहीं मिला। मिलता सब कुछ है, क्योंकि उसमें फोन नंबर दिया होता है, फोन पे कांटेक्ट कर सकके मिल जाता है। फोन पे तो कांटेक्ट नहीं करना चाहते ना वो। हाँ नहीं, यदि करना क्या नहीं चाहते, जब नंबर दिया हुआ तो आपको करना चाहिए। तो वो पता है, फोन पे भी कह देते हैं कि हमने कॉल लगाया, उसने उठाया नहीं, व्यापारी ने। तो इसमें वैसे हमें अपने व्यापारी को भी कहना चाहिए कि अपना फिर भी अब बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए अपने बिजनेस प्लेस के बाहर। वो तो बीच में सर्कुलर आया था, तब से लोगों ने लगा रखा है नंबर और नाम। अब सब जगह बारिश आंधी तूफान है, किसी के उड़ गए, किसी ने चेंज कर लिया। वो व्यापारी तो कह देगा जी कल ही उतरा था। तो ये बात सही कह रहे हैं।
एक क्वेरी और आई है मेरे पास, तो उसका मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि इसमें क्या करना चाहिए। क्वेरी ये है, एक व्यापारी है, वो ए से माल खरीदता है, 40,000 रुपये का माल है, और सी को माल बेच देता है। जो बी है खरीदने वाला, अब उसको सी को बिलिंग करनी है, लेकिन वो बिलिंग 60,000 रुपये की है। अब क्योंकि जो जिससे उसने परचेज की थी वो माल 40,000 का था, उसमें ईवे की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जब बी बिलिंग कर रहा है वो 50,000 से ज्यादा का है, तो ईवे उसको बनाना नहीं है क्योंकि माल का मूवमेंट नहीं है। लेकिन वो अपने प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट दे कि उसकी डिलीवरी हो चुकी है। कौन से वाले की प्रूफ कह रहे हैं, परचेज की कह रहे हैं? सेल की। सेल की मूवमेंट नहीं है, मतलब ये समझा नहीं, मतलब सेल करेगा तो मूवमेंट नहीं है? सर मूवमेंट तो है, लेकिन ईवे नहीं बनाया ना। इवन नहीं, क्यों नहीं बनाया? उसने गलती की ना। सर नहीं सर, गलती नहीं है। मैं बी हूँ, हम्म। मैंने ए से माल परचेज किया, हम्म। मैंने सी को शिपिंग करा दी कि आप अच्छा, शिप टू शिपिंग पे। करा दी डायरेक्ट, हाँ हाँ, जी, अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो डायरेक्ट चालीस करा हजार दी। रुपये का माल था, तो इसलिए हम्म। ईवे की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम्म। लेकिन मैंने जब बिलिंग की है वो 60,000 रुपये की है। उसके लिए अंकित जी, जैसे मेरी नॉलेज है, ज्यादा नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जी। क्या होता है, ये बी जब अपना बिल रेस करेगा सी को, बिल रेस तो करेगा ही ना, हाँ जी, हाँ जी, वो तो करेगा। बिल रेस करेगा, साथ में जी। ई वे बिल जनरेट कर दे, चाहे माल वही सेम डाल दे, इस ट्रक से जा जिससे भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, है ना? क्योंकि क्या होता है इस केस में, बिल तो साथ ही जारी होना चाहिए ना। यदि शिप टू डायरेक्ट है तो बी को बिल तो तभी जारी करना पड़ेगा जब आपने परचेस कर लिया माल, जो है गुड्स, वो हो गया, मूवमेंट हो गया। तो जैसे में बहुत सी बार क्या होता है कि किस टाइम मूवमेंट हो रहा है वो पता नहीं लगता, या हाँ, अच्छा, फिर उसमें जो। उसमें 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 जो वो डालते हैं ना डिटेल, तो जी। उसमें ई वे बिल में भी उसमें यही डालना पड़ेगा कि माल वहां से वहां जा रहा है डायरेक्ट, जी, मतलब आपका जैसे सपोज दैट माल चला दिल्ली से, कहीं से भी समझ उसमें लीजिए। डिस्पैच फ्रॉम दिखवाएं इसका। हाँ, सपोज वहां वहां का दिखाएंगे, और जहाँ डिलीवर होना है वहां का दिखाएंगे। आपका क्योंकि नाम आएगा बस कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पता चल जाएगा आप आउट एंड आउट सेल कर रहे हैं। अगर इस केस में नहीं बनाते हैं तो उसके अदर केस में हम क्या प्रूफ दें जिससे मूवमेंट प्रूफ हो जाए। मूवमेंट तो वैसे तो देखा डाउटफुल तो करेगा ही, 50,000 से ऊपर है। अब वो यही कह सकते हैं, एक्सक्यूज देने के लिए हम लोग बैठे ही हैं। कर ले। हाँ, पता करा। अभी आए नहीं, घर गया वहाँ भोजन करने, आँख लग गई होगी, ऐसा होता है। हाँ। किसी और सदस्य की कोई राय इसके ऊपर? हेलो। जी सर जी। सबको सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। जी, इसमें एक्चुअली ईवी बिल जनरेट नहीं होगा। ईवी बिल तो जनरेट हो चुका है, क्योंकि ये खरीदार भी। तो हम ही है ना, हमने शिफ्ट टू कराया वहां पे। हाँ जी। और ईवी बिल मूवमेंट में जनरेट होगा, हमने मूवमेंट करी नहीं। हमने मूवमेंट नहीं की है, और हाँ, जहाँ से हमने मूवमेंट हुई है वहां बायर से तो हम ही पचास है ना हजार उसके। हाँ जी, वहां से 50,000 से बायर कम हम का है माल था उसके। ना। हाँ हाँ, लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं हुई ना। मूवमेंट तो एक वहां से बिल टू शिफ्ट टू हो गया। जी। बायर हम ही थे उसके, हमने हाँ अपना जी। बिल उसे बाद में दिया है बस। जी। जी, इसमें जनरेट नहीं होगा दोबारा ईवी बिल। सर ईवे तो जनरेट नहीं होगा, लेकिन प्रूफ में हम क्या प्रूफ दें? दोबारा कह रहे हैं सर आप? पहली बार भी नहीं हुआ? नहीं नहीं, पहली बार तो ईवी बिल हो ही गया वहाँ। नहीं, ईवे नहीं हुआ हुआ ना, नहीं था क्योंकि 40 माल 50,000 से खरीदा,50,000 की कम का सी को माल जनरेट। था। भेज दिया। सी को भेज दिया 50। हमने, बेचा नहीं। सर बिल भेज हमने दिया, बाद लेकिन में दिया अपना। सर जो पहले मूवमेंट हुई है उस टाइम पे जो बिलिंग है वो 40,000 रुपए की है। उस टाइम ईवे बना ही नहीं। नहीं, अच्छा, उसने ईवी बिल नहीं बनाया उस टाइम। सर 50,000 से नीचे है, उससे ईवे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक। पहले हो जाता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब
चलो। पर जिस वो वाहन से वो गया है उसकी डिटेल रख लो बस, क्योंकि बिल तो हमें मिलेगा ही उसका। बिल टू शिफ्ट तो फिर भी हमने किया है ना। हाँ जी, वो तो किया है। बस बस उसमें उसकी आवश्यकता नहीं है वैसे। तो अंतरे के हमें लोहे के भी हमें स्टील के भी सब चीजें। किसी और सदस्य की कुछ और राय हो इस पे? अरे वो जो है अकाउंटेंट, वो नाम के बाद हाँ है। हाँ उनकी गवाही के वो आपने कराई थी क्या वैसे एफिडेविट बनवाया, क्या बनवाया था अकाउंटेंट ने? फाइल कर दिया था। हाँ फाइल कर दिया था, पूछ लो उनसे। ओके, तो फाइल। अरे क्या नाम है? अच्छा अच्छा। किसी और सदस्य की कुछ राय हो तो प्लीज अपनी राय जरूर दें। किसी भाई को सजेशन हो, कोई सलाह हो, अपनी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, बात कर लें, बता दें इसको। क्योंकि सभी लोग जीएसटी में परफेक्ट है, तो कुछ कुछ समझा दें, कुछ बता दें, जिनको जो आइडिया कुछ हो, कोई प्रॉब्लम अक्सर आती है लोगों को। हर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, जी भाई। सर मैंने आप अभी ज्वाइन किया सर? जी असल में क्या, मेरी अंकित जी से भी बात चल रही थी, मैंने कहा इसमें तो बिल वैसे भी आपको जारी करना पड़ता है ना, बी को बिल जारी करना पड़ता है ना, जी तो उसी समय जब जारी करेगा तो जब मूवमेंट हो रहा होगा साथ में ईबी बिल भी जनरेट कर देगा। जी जी बोल रही है। हाँ बस, तो जारी कर देगा तो ईबी बिल तो जनरेट करना ही है, क्योंकि उसकी कॉस्ट वहां से खरीदी 40 की जरूर थी, लेकिन उसने जो सी को बिलिंग किया वो 60,000 की है। सर दरअसल वो में उसकी क्या है सेवा कि को। जिस टाइम पे मूवमेंट होते हैं ना माल के, उस जी टाइम पे बी पार्टी को पता नहीं होता कि माल कितना है क्या है, नहीं, क्योंकि अरे सर उसने टेलीफोनिक डिस्कस तो हो ही जाता है ना, कि भाई भाई सर 40 का माल भेजना है फलाने को, लेकिन उन्हें ये भी दरअसल में पता क्या है होता है कि कि 60। उसने उसने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि इतने टन माल पहुंचाना है अच्छा इस अच्छा, जगह। तो वो पार्टली पार्टली तो भेज रहा है, ऐसा तो नहीं हाँ है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा, पार्टली पार्टली भेज रहा है तो उसको पता नहीं है कि जी जी असल में उसने अपना अंडरस्टूड रखा है कि ये जी जी एक जी चीज जी जो है 20,000 की है, हमें इसको 30 में हाँ बेचना है। जी लेकिन जी वो जी क्या जी है, जी उसने उससे कहा 100 पीस भेज दो। अब हाँ कितनी कितने करके पीस भेज रहा है ये उसको आइडिया जी नहीं जी होगा। जी 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 अच्छा, मेन मुद्दा ये है। वहाँ दिक्कत आ रही है। अब अधिकारी का हाँ कहना हाँ यह है कि आप इसमें मैनिपुलेशन कर रहे हो। हाँ हाँ, भाई उसको उसको यही चीज बता दीजिए ना। मेरे हालांकि हिसाब से हमारे पास क्योंकि बिल आपके बिल पास टू शिप आपके टू के पास सारे ऑर्डर है ही, सारे बिलिंग है। आपने आपके ऑर्डर पास भी जैसे है 100 पीस का ऑर्डर बिलिंग भी है। होगा नहीं, सर। वो भाई साहब हो पाया मेरे। अरे तो ये जो है नया विद्या का ये अवन जो है वो चेंज है।
ऐसे ऑटो वाला भाग ही छोड़ गए हैं। सुबह से बात को अपलोड कर दो यार। आराम आ गया बात करने। इसका अपलोड कर दो केशन सब्सक्राइब नंबर। हाँ अपलोड कर दो और उसका इसकी समरी निकाल दो। हाँ। किसी और सदस्य कोई और क्वेरी हो जीएसटी के रिगार्डिंग तो प्लीज। कोई ऐसी अपडेट जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अंकित जी, यदि टाइम हो तो 2 मिनट की एक चीज पूछूं। जी सर। जी सर। जी एक जीएसटीआर 1 भरा था हमने, सॉरी सॉरी गलत बोल गया, आईटीआर 1 भरा था, जी है ना? तो उसमें क्या हुआ कि हमने अपनी जो इनकम ली थी सैलरी की, जी वो 600 प्लस ली थी, क्योंकि हमारे उसमें आ रही थी, और 26 AS में 600 माइनस थी। उन्होंने ठीक है। नोटिस दिया कि आपकी जो है, आपने सैलरी जो है डिफरेंस कर रही है, जबकि हमारी 600 अबव थी, माइनस नहीं थी। और जी उसके बाद वो क्या हुआ कि उनकी मेल पे आया होगा, उन्होंने उसको टाइम लिमिट हो गई और ध्यान नहीं दे पाए। वो हमारे पास बाद में आए तो हमने उसको, अब क्या हुआ, टाइम आउट हो जाने के बाद कुछ हो नहीं पा रहा है। हमने उसकी गवर्नेंस भी डाली थी, लेकिन उसके भी कुछ हुआ नहीं। इसका कुछ आइडिया हो तो बताएं कैसे कर सकते हैं इसको अब, उसमें क्योंकि रिफंड भी है। 142 का नोटिस आया है। नहीं, 139.9 का आया था। 139 आपने उसमें करेक्शन किया कुछ रिटर्न में फिर दोबारा? हाँ नहीं, करेक्शन करने का टाइम आउट हो गया ना सर, करेक्शन हो नहीं पाया, वो मेल नहीं देख पाई थी लास्ट वो। लास्ट ईयर किया हाँ 24-25? लास्ट ईयर की, हाँ अच्छा। हाँ जी। 26 में आपका कम शो हो रहा है और आपने अपने आईटीआर हाँ में हमने ज्यादा अमाउंट हमने डाला। ज्यादा लिया है। हाँ हमने एक्सेस लिया हुआ 600। तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या है उनका? हाँ वही तो, हमने तो ज्यादा ही लिया हुआ था, लेकिन हम रिप्लाई नहीं फाइल नहीं कर पाए, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा, और रिफंड अटका हुआ है। नहीं, तो उसमें टैक्स एसेस तो कोई ज्यादा कर नहीं सकते वो? जो हम्म। हमारी इनकम शो है उससे ज्यादा क्या बल्कि टैक्स हमने तो असेस कर? 600 से प्लस ही करके टैक्स उसका जी कैलकुलेट किया ना। जी। रेक्टिफिकेशन का रिटर्न भर दी के देखिए, शायद 154 वाला शायद कुछ हो। नहीं सर, चौबीस नहीं हो पच्चीस पा का अब नहीं हो रहा, पाएगा ना सर नहीं 154? हो पा रहा, वही तो कह रहा हूँ, फंस गए उसमें कुछ हो नहीं पा रहा। हालांकि आप उसमें ग्रीवियंस डाल दें। डाली है, उसका कुछ हो ही नहीं रहा, एक बार नहीं 2-3 बार डाल ली। चलिए अजय सर आएंगे अगले हफ्ते तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जी जी सर। या मैं अजय सर संपर्क करता हूँ, अगर वो आ जाएंगे इस मीटिंग के खत्म होने होने तक तो आपका जी जी हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। जी सर। इंद्रनील थैंक यू दास वेरी जी मच। आ चुके हैं सर। जी सर। हर्ष सर, हर्ष जी कहाँ चले गए? जी सर, बोल रहा हूँ। इंद्रनील जी आ चुके हैं इंद्रनील सर, कंट्रोल रूम। वेलकम सर। सर अपना वीडियो ऑन कर लें इंद्रनील जी। इंद्रनील सर, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए कर ली। नमस्कार। सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे अच्छा। सरस्वती पुत्र, आज के मुख्य वक्ता श्री सीए श्री इंद्रनील इंद्रनील दास साहब पधार चुके हैं, और मैं छतरपुर मध्य प्रदेश के श्री शैलेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सर का परिचय दे दें, क्योंकि सर पहली बार आए हैं हमारे यहाँ आज। तो जी उसके सर। बाद फिर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। ठीक सर। नमस्कार सर सभी को। और जैसा कि हमारी परिपाटी है कि हर बार जो हमारे मुख्य वक्ता होते हैं उनका परिचय का सत्र होता है, उसके बाद उनका उद्बोधन होता है। तो परिचय के सत्र में मैं शैलेश विश्वकर्मा आदरणीय इंद्रनील सर का स्वागत करता हूं और उनका परिचय दे रहा हूं। आप अपनी परिवार की पहली पीढ़ी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपने पिछले 14 वर्षों से इस पेशे में अपनी सेवाएं दी हैं। आपकी शैक्षणिक और व्यावसायिक उपलब्धियां प्रभावशाली हैं।
आप सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में पढ़े हुए हैं। आपने CMA इंटरमीडिएट परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 31वीं रैंक हासिल की है। आप 2017 में ICAI से फेलोशिप प्राप्त हुई। आपकी आपने ICAI से सूचना प्रणाली ऑडिट में डिप्लोमा प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त आपने ICAI द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें फोरेंसिक साइंस, GST रीडिंग और प्रैक्टिस में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और सार्वजनिक वित्त में प्रमाण पत्र शामिल है। आपके जो मुख्य रूप से का अभ्यास का जो क्षेत्र है जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं वह है अप्रत्यक्ष कर और GST। आप पश्चिम बंगाल में विभिन्न पेशेवर अध्ययन मंडलियों और व्यापार संघों के आजीवन सदस्य हैं। आपने बड़े कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए GST प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। GST और इससे विकसित होते कानून पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका एक YouTube चैनल है। इसका नाम है द दास चैम्बर्स। इसमें आप अपने विचार भी रखते हैं और आप समस्याओं का भी समाधान करते हैं। आपने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, टेस्टेड विभागीय ऑडिट और अन्य मूल्यांकन प्रक्रियाओं के समक्ष विभिन्न ग्राहकों का न्याय निर्णय भी कराया है और उनका प्रतिनिधित्व भी किया है। आपका जो मुख्य रूप से जो उदाहरण है संस्कृत का, विद्या विनयम ददाति विनयाद याति पात्रम। इस पर आप बहुत विश्वास रखते हैं, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान जो है विनम्रता देता है और विनम्रता से योग्यता आती है। और जैसे हमने उनका पहला बार छवि कैमरे में देखी तो उससे ये दिखता है कि आप वाकई में विनम्र हैं और शांति हैं। आपका जो नाम है वो है इंद्रनील। इंद्र भगवान इंद्र का प्रतीक है और नील है शांति का। तो भगवान इंद्र जब शांत होते हैं तो इंद्रनील बन जाते हैं। और हमारे सामने इंद्रनील जी बैठे हुए हैं और उनके स्वागत में 2 लाइनें जरूर रखना चाहूंगा। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन के मौसम में कुछ ठंडी हवा मिल गई, आप आए हैं श्रीमान तो यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। ऐसा आपका स्वभाव, ऐसा आपका चेहरा, और देखकर लग रहा है कि वाकई में आज बहुत सारी तकलीफों का अंत होने वाला है। तो आदरणीय इंद्र जी, मेरा निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय इंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। पहला बात तो शायद मेरा आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिए। क्लियर है? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से आपने मेरे परिचय दिए है, और पश्चिम बंगाल से आज मैं इतना दूर उत्तर प्रदेश भव्य नगरी में, भव्य स्टेट में मैं आज एक वेबिनार दे रहा हूँ। महादेव का स्टेट है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम रियली वेरी वेरी हम्बल्ड टू बी हियर आज आप सबके बीच। एंड GST के ऊपर आज मेरा वक्तव्य है। एंड काफी सारा सेमिनार्स और वेबिनार्स मैंने कलकत्ता में किए हैं, और उड़ीसा, पटना, दूसरे जगह में किए हैं। उत्तर प्रदेश में ये मेरा पहली है। सो ये सबसे स्पेशल रहेगा, और कोशिश करूंगा मैं अपना नॉलेज के साथ, और जो भी टॉपिक मुझे दिया गया है उसमें आपका सब मोस्टली जो डाउट्स रहेगा वो मैं क्लैरिफाई कर सकूं। और मैं सेशन को रखूंगा अपना ISD के ऊपर, और कोशिश करूंगा कि इसमें हर एक पॉइंट को कवर अप किया जाए। और स्पेशल थैंक्स टू हर्ष जी, जिसने मुझे इनवाइट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी वार्म वेलकम। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग। सो ओवर टू शैलेश जी। नहीं सर, अभी एक बार बता दूं आपको, खाली आप यूपी में नहीं बैठे, मध्य प्रदेश अच्छा भी है, आप मध्य अच्छा। प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी ओके है, ओके, पंजाब भी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो आवाज और आपके कोलकाता से भी एक मेंबर हमारे आते हैं, अजय और कोलकाता से बोरा भी जी। ज्वाइन अजय करी बोरा है। जी दिख ही रहे हैं, वो भी है ओके ओके कोलकाता से ओके ज्वाइन करते हैं सर। ओके ओके ओके। मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है। इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट सब है एक्चुअली यहाँ सब हमारे इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड डाउन ही चल रही है सब यहाँ। सब चल रहा है, सब चल रहा है। ठंड की वजह पेन से चलिए, इंडिया चल थैंक रहा यू है वेरी सर। मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने उनसे उपदेश जी थोड़ा माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। फिर उपदेश मैंने जी, जो है ना उपदेश जी उनसे कहा, मैं मुरादाबाद से। इसलिए एक दिन आप अमेरिका थे जब आपने मीटिंग करी थी, आज मैं अमेरिका। उपदेश जी सर, थोड़ा मुझे एड्रेस बता दीजिए। हाँ सर, आप शुरू करिए। अरे घंटा पहले चाय बोल ली थी, 3 चाय। हाँ सर, अब आप आरंभ कर सकते हैं, आप शांति छा गई।
सर स्टार्ट करें फिर? हाँ यस सर। ओके। पहला बात तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो पीपीटी है आज का। सर एक बार कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन पे आ रहा है आपका मेरा जी सर, पीपीटी? आ रहा है सर। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे पास जितना समय है, हम इस बीच कोशिश करेंगे कि दिस न्यू कॉन्सेप्ट जीएसटी में, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का है, जो कि लागू हो चुका है 1 अप्रैल 2025 दिस फाइनेंशियल ईयर से। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट क्या है ये, इसका कोर कंटेंट क्या है, किस तरह से इसका प्रोसीडरियल इम्प्लीकेशंस आ रहा है व्यवसाय के ऊपर, एंड इसके लिए क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा प्रोविजंस है कि डूज एंड डोंट्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि एंटायर जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि जीएसटी लॉ में ला गया है, हालांकि ये जीएसटी लॉ में पहली बार है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पुराना है, ये सर्विस टैक्स में भी था। काफी जन इसके इसके ऊपर काम शायद कर चुके हैं एट द सर्विस टैक्स लेवल, बट जीएसटी लेवल पे जिसका इंट्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और इसके सारा एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर में आ चुका है थ्रू जीएसटी काउंसिल। सो इसका इम्प्लीकेशंस ऑल इंडिया में होगा, और हर एक पैन इंडिया बेस्ड डीलर को भी हो सकता है। तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस रहेगा, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पीपीटी, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा पीपीटी मैं थ्रू कर जाऊं पूरा, जिस तरीके से हर प्रोविजंस को मैंने डिस्कस किए हैं, एग्जांपल्स के साथ मैं कुछ रखूंगा। So after that, we will take up some questions and answers on the topics that I have discussed. So इसके साथ ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ with the concept of the ISD, की ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। मेरा सेशन इस 4 पॉइंट में रहेगा। मैं लीगल प्रोविजंस बोलूंगा आईएसडी के ऊपर, कि कैसे आ रहा है जीएसटी लॉ, और नोटिफिकेशंस कौन से आ रहा है जिसके आईएसडी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और देन वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या क्लैरिफिकेशंस और क्या रूल्स में बोला गया है विद रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग एक एग्जांपल के रूप से इसको डिस्कस करेंगे। और क्या क्या कंप्लायंस ट्रैकर है जो आईएसडी के लिए, इफ यू आर एन आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, उसका भी एक मैंने अलग सा एक शीट रखा है। एंड फाइनली वी विल एंड विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। पहले समझ लेते हैं कि आईएसडी है क्या और इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 सीजीएसटी एक्ट, इसमें हम लोग को आईएसडी को इंट्रोड्यूस किया गया है, और जो बोला गया है कि मीन्स एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under section 9 subsection 3 94 53 54 of the IGST Act, for or on behalf of distinct persons and liable to distribute this input tax credit in respect of such invoices in the manner under section 20. Now this is a plain definition of ISD, लेकिन यहाँ कुछ कुछ पॉइंट मैंने मार्किंग किया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएसडी का पहला वर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, वो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है विच कैन बी एनी ऑफिस ऑफ द सप्लायर। ये ऐसा नहीं बोला गया है कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना पड़ेगा, या फिर एक रजिस्टर्ड आईडी कॉर्पोरेट ऑफिस, स्पेसिफिकली एनी टाइप ऑफ ऑफिस को, हर टाइप ऑफ ऑफिस को कवर किया है आईएसडी ने। आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हो, आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट में हो, से फॉर एग्जांपल आप हेड ऑफिस आपका उत्तर प्रदेश है, तो आप उत्तर प्रदेश में हेड ऑफिस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए हो, बिकॉज यू आर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज व्हाटसोएवर। You have other business entities or other states. Let's say आप हरियाणा में एक आपका ऑफिस है, आपका मध्य प्रदेश में है, आपका बिहार में है, पटना में है। सब अलग अलग
ऑफिसेस है जो कि इंडिविजुअली सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन सब चीज में कॉमन एक चीज है, वो है पैन। सो सिंस जीएसटी इज अ पैन बेस्ड रजिस्टर्ड एक्ट, सो हर एक जीएसटीएन में पैन सबसे इंपॉर्टेंटली कॉमन होता है। सो जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग कर रहे हैं उसके लिए हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, एंड वी आर रजिस्टरिंग इन द स्टेट फ्रॉम विच वी आर सप्लाइंग। अगर हम यूपी में सेल और परचेज कर रहे हैं तो यूपी करेंगे, हरियाणा में है तो हरियाणा करेंगे। ऑब्वियसली हमारा एग्रीगेट टर्नओवर अगर नॉर्मल लिमिट्स के ऊपर है तो ऑब्वियसली हमको रजिस्टर करना पड़ेगा ईच एंड एवरी स्टेट में। नाउ द क्वेश्चन है कि सर ये आईएसडी का रजिस्ट्रेशन क्या अलग से आ रहा है? आईएसडी का रजिस्ट्रेशन एक कॉमन रजिस्ट्रेशन नहीं है। इन नॉर्मल जीएसटीएन जो रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन आईडीज है हर एक स्टेट का, इसके साथ आप अलग से एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्विस को अगर आप दे रहे हैं, अगर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट्स टू द ब्रांचेस। तो अगर आप ऐसा हो रहा है कि आपका कुछ बिल्स सेंट्रलाइज्ड रूप से कहीं एक जगह जमा हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी लिया था कि हेड ऑफिस आपका अगर उत्तर प्रदेश हो, सो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि ऑल द सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स आर हैपनिंग, हेड ऑफिस से सारा प्रोसेस हो रहा है। तो उस उत्तर प्रदेश स्टेट में हो सकता है कुछ बिल्स जो कि मध्य प्रदेश, या फिर कुछ बिल्स जो कि हरियाणा जो सर्विसेज और गुड्स अवेल कर रहे हैं वो डाल रहे हैं आपका हेड ऑफिस में। सो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम पहले ये हो रहा था सर कि जो बिल सेंट्रलाइज्ड आ रहे हैं, सो उत्तर प्रदेश के क्रेडिट में बहुत सारा क्रेडिट्स एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि वो अपना आउटपुट लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए पेमेंट कर रहा है। सो अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश स्टेट को ही ये रेवेन्यू डिसबर्स हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो लाया था जीएसटी, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जहां कंज्यूम हो रहा है वहां टैक्स कलेक्शन किया जाएगा, वहां टैक्स देना पड़ेगा। बट दिस ड्यू टू दिस सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ सबमिशन ऑफ इनवॉइसेस, ये पॉइंट में कहीं दूसरा स्टेट्स को रेवेन्यू न्यूट्रलिटी में नेगेटिव हो जा रहा था कि सारा क्रेडिट्स हेड ऑफिस में चला जा रहा है, उस स्टेट्स में जिस स्टेट्स में एक्चुअली सर्विस दिया जा रहा है, अवेल किया जा रहा है, उस स्टेट्स का कलेक्शन नहीं हो रहा है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट केम अप विद अ रिस्पॉन्स, नोटिफिकेशन लाए, नोटिफिकेशन 16/2024, अक्टूबर 2024 में ये नोटिफिकेशन इश्यूड हुआ, और इसमें आईएसडी का कॉन्सेप्ट को मैंडेटरी का दर्जा दिया। दैट मींस आईएसडी 2017 में से जब जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड हुआ तब तो था ही, लेकिन 2024 अक्टूबर का इस नोटिफिकेशन के थ्रू से गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है 1 अप्रैल 2025 से। सो if you are having any centralized location of receiving of invoices of bills, then it is now mandatory for that registered person to get a separate ISD registration। ये ISD registration जो होगा वो सारा इस क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करेगा। जी हाँ चेक किया है और चेक हो रहा है। हेलो, थोड़ा म्यूट कर दीजिए अगर किसी का। थैंक यू वेरी मच। और अगर इस पर्टिकुलर क्रेडिट्स ये एक्यूमुलेटेड हो रहा है, इस क्रेडिट्स को इस आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन इस क्रेडिट्स को एक फॉर्मूला बेस्ड एक टेक्निक और प्रोसीडियर दिया गया है जीएसटी लॉ में, जिससे हम लोग इस क्रेडिट्स को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द रजिस्टर्ड पर्सन। सो आईएसडी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उस आईएसडी सारा उस क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द वेरियस जीएसटीएंस जो कि उस सर्विस को अवेल कर रहा है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मेथोडोलॉजी है वो मैं बाद में आ रहा हूं। पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, इस कौन सा ऑफिस को बोला जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप उत्तर प्रदेश में जीएसटी रजिस्टर्ड है क्योंकि आपका वहां हेड ऑफिस है, आपका वहां सेल परचेज भी हो रहा है, यू आर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस। नाउ आप उत्तर प्रदेश में अलग से एक आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जो कि वो पर्टिकुलर एड्रेस हो सकता है, उस बिल्डिंग में एड्रेस हो सकता है जिसपे कॉर्पोरेट ऑफिस है, या फिर कोई और एड्रेस भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड जहां से आप सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स कर रहे हैं। सो उस ऑफिस को रजिस्टर्ड
एड्रेस मान लिया जाएगा ऑफ द ISD। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दैट आपके पास उत्तर प्रदेश में जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर गुड सप्लाई कर रहे हैं, जिस जिस वेंडर को आप दे रहे हैं या फिर जिससे आप सर्विस अवेल कर रहे हैं, उस वेंडर को आपको 2 ID देना पड़ेगा। एक जो ID है ISD, वो रजिस्टर्ड ID देना पड़ेगा फॉर सर्विसेज, एंड नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा वेंडर्स को फॉर गुड्स और अदर थिंग्स। सो यहां वेरी इंपॉर्टेंट है, ISD कैप्चर कर रहा है सिर्फ इनपुट सर्विसेज। माइंड यू, इनपुट सर्विसेज का कैप्चरिंग हो रहा है ISD रजिस्ट्रेशन पे। गुड्स का इनपुट्स, कैपिटल गुड्स का इनपुट्स, ये ISD कवर नहीं करेगा। इसके लिए आपको आपका नॉर्मल GSTN नंबर ऑफ यूपी, फॉर इन माय एग्जांपल, आपको इसको देना पड़ेगा। सो यूपी में जो रजिस्टर्ड ID है, उस रजिस्टर्ड ID को आपको 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके आपका वेंडर्स को देना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन यहां आ रहा है कि मेरा अगर यूपी में ही बिल है, यूपी में ही सर्विस दिया है, तो फिर मैं अपना GSTN में क्यों ना लूं, मैं ISD में क्यों ट्रांसफर करूं? सर, ISD को एक तरीके से समझ लीजिए, इट इज जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस। आपको सारा क्रेडिट्स एक्युमुलेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सर्विसेज अंडर द ISD रजिस्ट्रेशन। हो सकता है उस इनपुट सर्विसेज में कुछ बिल्स ऐसा हो जो कि उत्तर प्रदेश, जहां आपका ISD रजिस्ट्रेशन है और जहां GSTN भी है, उसके लिए भी हो। आपको फिर भी उस ISD में लेना पड़ेगा और उसको, उस क्रेडिट को, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में अवेल हो रहा है, ISD के रूट से आपका GSTN ऑफ उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो चुका है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर हम लोग आपके क्लाइंट्स को, आपको कंसल्टेंसी देना पड़ेगा कि आप सारा इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट जो भी हो एक ISD में ले लीजिए, जो कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना क्रेडिट्स को टू द रेस्पेक्टिव GSTNs। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये नया रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली कर लेना होगा। नाउ द क्वेश्चन अगेन कम्स कि सर हमको सिर्फ इनपुट सर्विसेज के लिए ही ISD करना होगा। इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ। सर, अगर मेरा गुड्स है तो, और मेरा कैपिटल गुड्स है, या फिर मेरा इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस है, वो क्या है, वो मैं आगे आपको स्लाइड्स में समझाऊंगा। अब तक के लिए ये समझ लेते हैं कि ISD सिर्फ इनपुट सर्विसेज को कैप्चर करेगा और रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। नाउ किस किस का क्रेडिट वो कैप्चर करेगा? जैसे यूपी में मैं रजिस्ट्रेशन एड्रेस बोला, अगर आपका मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पटना में, हर एक जगह में आपका अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्लियरली गिवन इन द CGST एक्ट, जो कि बोला है कि वो सेम पैन में एक अलग एस्टैब्लिशमेंट है जो कि सब गुड्स कर रहा है इन अ डिफरेंट स्टेट, सो इट बिकम्स अ डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर द डिस्टिंक्ट पर्सन्स है अदर स्टेट्स का, वो इस ISD में क्रेडिट्स एक्युमुलेट करेगा एंड फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग अपना मैकेनिज्म समझेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन ऑफ ISD एज पर द CGST एक्ट। नाउ बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा रहता है, फॉर एग्जांपल मैं ये दे रहा हूं कि जैसे कोई टेलीफोन या फिर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है सर, सर्कल वाइज अलग अलग रजिस्ट्रेशन रहता है। एक सर्कल रहता है, रजिस्ट्रेशन तो स्टेट वाइज रहता है, लेकिन एक अलग सर्कल रहता है जिस सर्कल में 2-3 स्टेट्स कवर्ड होता है। काफी सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सर, कि अपना स्टेट्स जो सर्कल है, वो सर्कल को रेवेन्यू ट्रैक करने के लिए अपना सारा क्रेडिट्स एक्युमुलेट करता है उन स्टेट्स के ऊपर। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर पैन में मेरा मल्टीपल ISD हो, या फिर ऐसा है कि मुझे सिंगल ISD लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है सर, आप मल्टीपल ISDs ले सकते हैं और मल्टीपल ISDs ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस स्ट्रक्चर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बट एक स्टेट में एक ही ISD हो सकता है। अगर आपका अलग अलग स्टेट्स में है, सो आप अलग अलग स्टेट्स में ले सकते हैं, बट
आपका एक स्टेट में मल्टीपल आईएसडी नहीं हो सकता है। सो देयर इज नो बार इन गेटिंग फर्दर आईएसडी रजिस्ट्रेशंस अगर आपका बिजनेस ऐसा डिमांड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सर्कल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक सर्कल में आप एक अलग आईएसडी बना दीजिए एक पर्टिकुलर जगह में, वो क्रेडिट्स अकोमुलेट करेगा उन 3-4 स्टेट्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन 3-4 स्टेट्स को ही। सो सर्कल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड दिस आईएसडी यू हैव टू डू। माइंड यू, रजिस्ट्रेशन तो सर कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। हाँ, क्वेश्चन है कि सर 1 अप्रैल 2025 से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, उसके लिए मैं आऊंगा हम लोग क्या टिल 31 मार्च 2025 अब तक कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे 1 अप्रैल से, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन। एक पॉइंट और मुझे छूट गया यहां जो कि मैं बोलना चाहता हूं कि आईएसडी वाज आल्सो प्रेजेंट इन द अर्स्टवाइल लॉ। कौन सा लॉ? सर्विस टैक्स लॉ में। मैं फिर से बोल रहा हूं, आईएसडी कैप्चर कर रहा है इनपुट सर्विसेज, सो इट्स वेरी क्लियर और एविडेंट कि ये पिछले लॉ में सर्विस टैक्स के रूप से ही आएगा, क्योंकि सर्विस टैक्स एक ऐसा लॉ था जिसमें सर्विसेज कवर्ड था। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट हुआ है आईएसडी इन सर्विस टैक्स और आईएसडी इन जीएसटी में, कि आईएसडी इन सर्विस टैक्स क्योंकि वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नहीं था, वहां रजिस्ट्रेशन आप प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर कर, जो मैन्युफैक्चर को आउटसोर्स कर रहे हैं, अगर आपको कुछ गुड्स, वहां भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सो एक प्रेमाइसेस ऑफ सम अदर पर्सन आल्सो यू कैन आल्सो टेक रजिस्ट्रेशन। सर्विस टैक्स में ऐसा होता था, जो कि अब आईएसडी आने के बाद या फिर जीएसटी आने के बाद ऐसा नहीं है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन तो आपको पैन वाइज ही लेना पड़ेगा। यू कैनॉट हैव a registration of a company having a PAN of other or some other registration. So ISD GST में एक ट्रंकेटेड वे में है, एक लिमिटेड वे में है। वो कैसे डिस्कस करना है, किस तरह से करना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 के बाद सेक्शन 20 एक्ट में ला रहा है कि आईएसडी ऑफिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो द मैंडेट of distributing the input services is mandated by section 20. So section 20 is the starting section जहां से ISD का distribution mandate कर रहा है GST law, जो कि बोल रहा है receipt of input services including RCM services for on behalf of distinct person shall be required to be registered. Sir, clause 8 of 24 जहां compulsory registration के बाद GST Act बोल रहा था, वहां क्लॉज 8 में बोला है कि आईएसडी को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सो आईएसडी रजिस्ट्रेशन इज नॉट शैल, बट it is not may, it is shall. So it has to be registered and has to follow the rules accordingly. Now यहाँ एक पॉइंट है कि इनपुट सर्विसेज का बात बोल रहे हैं, आरसीएम की क्या यहाँ कवर्ड है? यस सर, आरसीएम इंट्रोड्यूस्ड हो गया। पहले इंट्रा स्टेट जो आरसीएम रह रहा था 9(3) और 9(4) वो पहले कैप्चर्ड हुआ था। बाद में फिनेंस एक्ट 2025 इंटर स्टेट आरसीएम 5(3) और 5(4) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट को लाया। सो अगर आपका कुछ ऐसा नोटिफाइड सर्विसेज है जो कि लायबल रेसिपिएंट को आरसीएम में पेमेंट करना पड़ता है, तो उसका क्रेडिट भी आईएसटी के रूट से ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वैलिड क्वेश्चन, सर आरसीएम का अगर पेमेंट करना है, आरसीएम का तो पेमेंट रेसिपिएंट करेगा, वो पेमेंट हम करेंगे कैसे? करना तो पड़ेगा थ्रू कैश लेजर एंड हैज टू बी थ्रू अ जीएसटीएन, लेकिन मेरे पास तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन है, तो मैं किस तरह से इसको पेमेंट करके डिस्ट्रीब्यूट करूं? सर इसका आंसर ये है कि आरसीएम का जो कैश लेजर का आपका पेमेंट है, वो आपका नॉर्मल जीएसटीएन में ही पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद उसको रीरूट करना होगा टू द जीएसटीएन ऑफ द आईएसडी, जो कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो ये जो प्रोसेस ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आरसीएम लायबिलिटी आपको कैश लेजर में पेमेंट करने के बाद ही आईटीसी मिलता है। सो उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए, अवेल करने के लिए आपको नॉर्मल जीएसटीएन में, नॉर्मल जीएसटीएन क्रेडिट लेजर में, वहां से आपको आईएसडी में शिफ्ट करना पड़ेगा। फर्दर आईएसडी उसको वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू द मेथोडोलॉजी।
सो इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा. सिंस आई हैव डिस्कस्ड आरसीएम, I have discussed this point. Till now, I have covered this introductory topic. Now, question comes, sir, input services के बारे में तो हम ISD में ले लिए. What will happen if I have some common goods या फिर common inputs? For example, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं. कोई लैपटॉप रिक्वायर्ड है मेरा ब्रांच में, लैपटॉप खरीद रहा है मेरा ब्रांच, बिल सबमिट हो गया यूपी में. ये जो लैपटॉप मैंने खरीदा ये तो एक कैपिटल गुड्स है, इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा थ्रू सेक्शन 16. लेकिन ये क्रेडिट मैं लूंगा कैसे? आईएसडी तो सिर्फ सर्विस का बोल रहा है, गुड्स के लिए मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? यहां तो एक फैलेसी आ रहा है कि ये क्रेडिट तो मुझे यूपीए में ही क्लेम करना पड़ेगा क्योंकि इट इज अ गुड. आई कैनॉट रीडिस्ट्रीब्यूट टू द ब्रांच इन मध्य प्रदेश. सो हाउ विल यू डू इट? नाउ द क्वेश्चन कम्स इज cross charge, the concept of cross charge. ISD, just like ISD concept 1st April से आया है, इससे पहले 31st March 2025 तक the concept of cross charge was present. मैं क्रॉस चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं अपनी तरफ से समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज एक्चुअली क्रॉस चार्ज. क्या, और ये भी क्वेश्चन है, क्या अब भी क्रॉस चार्ज कंटिन्यू कर सकते हैं आईएसडी मैंडेटरी हो जाने के बाद? ये दो क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दे रहा हूं अपना नेक्स्ट स्लाइड में. एक चीज ध्यान में रखिएगा, दिस आईएसडी जो इनवॉइसेस है, ये इनवॉइसेस को आप एक तरीके से पकड़ लीजिए थर्ड पार्टी इनवॉइस, मतलब आपका इंटरनली जनरेट इनवॉइसेस नहीं है. सर व्हाट इज इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस, ये क्या होता है? ये मैं डिस्कस करूंगा अब तक, सॉरी मैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो अभी तक के लिए समझ लीजिए, थर्ड पार्टी वेंडर्स जो आपको इनवॉइसेस दे रहा है सर्विस का, वो ही सिर्फ आईएसडी में कवर्ड होगा. नाउ कमिंग डाउन टू माय नेक्स्ट स्लाइड विथ रिगार्ड टू क्रॉस चार्ज. कुछ पॉइंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए है आईएसडी में. मैंने इसको ऑलरेडी बोल दिया है कि टू ऑब्टेन द आईएसडी रजिस्ट्रेशन पर्सन मस्ट हैव एन ऑफिस that is not a registered location from the where the taxable services are effected. So it is a separate registration. That is what I have hinted here. Hence the office can be unregistered. हो सकता है, यहाँ मैं ये बोल रहा हूं कि यूपी कोई गुड्स और सर्विसेज नहीं दे रहा है. समझ लीजिए, फॉर माय सेकंड एग्जांपल मैं इसको चेंज कर रहा हूं. यूपी कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहा है, वो सिंपली बिल्स एक्यूमुलेट कर रहा है और पेमेंट प्रोसेस कर रहा है. इट डज नॉट हैव एनी फैक्ट्री, it does not have any working unit, anything. So अब क्या किया जाए? सर आईएसडी के लिए ऑफिस काफी है, गुड्स सप्लाई सर्विस सप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है. So you can still get an ISD registration though you do not have a GSTN in the particular state. ISD will accumulate and distribute the credit from to the states who are actually providing the goods and services or availing the services. That is my point. सेकेंड, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. सेकेंड पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं. और आरसीएम लायबिलिटी के लिए मैं बोला था कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. सो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया हूं मैंने, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आईएसडी क्या कर रहा है उसका एक नॉर्मल विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं. In my example, the head office was West Bengal. तो यहाँ मेरा रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन है. फैक्ट्री है मेरा एक बिहार में और मेरा यूनिट 2 है आसाम में. सर मैं रिसीव कर रहा हूं आईएसडी का पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली इनपुट सर्विसेज एट टैक्स इनवॉइस. सो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, रजिस्टर करूंगा. पहले तो फर्स्ट मैं आई विल रजिस्टर्ड माई सेल्फ एज आईएसडी इन वेस्ट बंगाल. Our separate registration ISD नंबर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है जो मैं हर एक वेंडर्स को देने वाला हूं. I have to give that registration number and then I will distribute the ITC to my factories in Bihar and Assam. So this is the basic concept of
how an ISD is operating. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपका कॉमन गुड्स है और इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस है, फर्स्ट क्वेश्चन है सर, गुड्स समझ रहा हूं, मैंने आपका लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया कि मेरा लैपटॉप यूज हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन बिल रेज हो गया है यूपी में, तो ये तो गुड्स है, इसका जीएसटी को मैं कैसे अवेल करूं, कौन स्टेट में अवेल करूं आईएसडी आने के बाद. एंड सेकेंडली, इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस. नाउ व्हाट इज इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस? सर, शेड्यूल 2 में बोला गया है कि डिस्टिंक्ट पर्संस अपने बीच भी अगर कोई ट्रांजैक्शंस करे, it will be deemed to be supply of goods and services. So, अगर हेड ऑफिस है और ब्रांचेस है, कुछ कॉमन सर्विसेज हेड ऑफिस ब्रांच के लिए दे रहा है या फिर उल्टा ब्रांच हेड ऑफिस को दे रहा है, if there is any interchange of services between the head office and the branches which is internal to the organization, internal to the team, जैसे समझ लीजिए कोई HR है, HR टीम या फिर HR ट्रेनिंग, वो सेंट्रलाइज लोकेटेड है, हर एक स्टेट का रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेकिन ट्रेनिंग हो रहा है सेंट्रलाइज्ड यूपी में. सो ये जो सर्विस हेड ऑफिस ट्रेनिंग करा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांचेस, तो ये एक्चुअली एज पर जीएसटी इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस दैट द हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग टू द ब्रांच. सो ब्रांच क्या कर रहा है? ब्रांच सर्विस अवेल कर रहा है फ्रॉम द हेड ऑफिस. तो इससे इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को हम लोग लॉ में कहीं बोला नहीं है, एक्ट में देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सच, बट दिस इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट वी नो, मतलब इसे हम लोग इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस करते हैं. नाउ इसका क्या होगा आईएसडी आने के बाद? व्हाट विल बी द फेट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस एंड व्हाट विल बी द फेट ऑफ द गुड्स? लेट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस चार्ज. सर, क्रॉस चार्ज जैसे मैंने पहले बोला है, शेड्यूल 1 पैरा 2 में इट्स क्लियरली गिवन दैट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस में कोर्स ऑफ फर्दर जिसको डीम सप्लाई बोला गया है, इसे कहते हैं इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस और इंटरनल सर्विस, जो कि लॉ में मैंडेटेड है और इसको हम लोग को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रॉस चार्ज. एंड सेकेंडली, हाउ टू वैल्यू दिस? द क्वेश्चन कम्स कि अगर सर मैं जनरेट भी दूं, हेड ऑफिस के दिस ऐसा प्रोवाइड हो रहा है, तो मैं जनरेट कैसे कर, उसका वैल्यू क्या रहेगा? वो भी डिफाइंड है एज पर द वैल्यूएशन रूल्स. रूल नंबर 28 में ये डिफाइन कर रहा है, बोल रहा है कि इसको ओपन मार्केट वैल्यू लिया जाएगा, लेकिन इसमें एक कैच है. सेकेंड प्रोविजो टू रूल नंबर 28 सब रूल 1 क्लॉज 1 वो बोल रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर सर्विस और जो रेसिपिएंट है, समझ लीजिए ब्रांच है, वो 100% एलिजिबल है आईटीसी अवेल करने के लिए, सो मैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं हेड ऑफिस से ब्रांच में, उसको मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं. इट कैन बी ओपन मार्केट वैल्यू, एनी रेट, एनी वैल्यू. इट इज जस्ट लाइक ट्रांसफरिंग द क्रेडिट टू दैट ब्रांच. हेंस सर, यहां मेरा एग्जाम्पल में मैं वापस जा रहा हूं, जो लैपटॉप वाला एग्जाम्पल था, जो गुड्स वाला एग्जाम्पल था, कि लैपटॉप एक गुड्स है, वो कॉमन क्रेडिट है और उस क्रेडिट को मैं मध्य प्रदेश में ट्रांसफर करना चाहता हूं, बिकॉज एक्चुअली उस लैपटॉप का यूज हो रहा है मध्य प्रदेश में. सो आईएसडी रूट इज क्लोज्ड. क्यों? आईएसडी सिर्फ इंटरनल थर्ड पार्टी सप्लाई इनवॉइसेस ले रहा है, इनवॉइसेस विथ रिगार्डिंग टू सर्विसेज, सर्विस इनवॉइस से लेगा, गुड्स इनवॉइस नहीं लेगा आईएसडी. सो नाउ इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दिस क्रेडिट ऑफ द लैपटॉप परचेस्ड, आपको एक सेल्फ इनवॉइस या फिर इंटरनल जनरेटेड इनवॉइस करना पड़ेगा ब्रांच ऑफिस को कि ये लैपटॉप उसने यूज कर रहा है, हेड ऑफिस में बिल है, एंड आपको उस क्रेडिट को ट्रांसफर करेंगे थ्रू द क्रॉस चार्ज रूट. सो दिस इज how the cross charge can be taken as a valid route for transferring of the credit from one state to the other. So this is with relation to the goods,
एंड ऑब्वियसली विथ रिलेशन टू द इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस आपको क्रॉस चार्ज में यूज करना पड़ेगा। सो सर्कुलर 190 दिया था 17/7/2023 में कि क्रॉस चार्ज से आप इसको ट्रांसफर कर रहे थे। इस सर्कुलर के थ्रू से पहले आईएसडी मतलब इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस, गुड्स और इनपुट सर्विसेज का इनवॉइसेस भी क्रॉस चार्ज के माध्यम से ही हम लोग ट्रांसफर कर रहे थे, बट वो 31 मार्च 2025 तक ही होगा। उसके बाद क्रॉस चार्ज में सिर्फ गुड्स और इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस को ही ट्रांसफर कर सकेंगे। सर्विस के लिए, इनपुट सर्विस के लिए आपको देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज आईएसडी। आईएसडी में ही आपको लाके उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्रॉस चार्जिंग। एक छोटा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं क्रॉस चार्ज का। समझ लीजिए मेरा हेड ऑफिस है, वापस मेरा वही एग्जांपल है कि वेस्ट बंगाल में मेरा हेड ऑफिस है, मेरा एक फैक्ट्री है जो कि बिहार में है, और मेरा एक यूनिट है जो कि आसाम में है, यूनिट 2। नाउ हेड ऑफिस इनपुट सर्विस रिसीव कर रहा है, इनपुट कैपिटल गुड्स रिसीव कर रहा है, और ऑब्वियसली टैक्स अगर वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि कॉमन सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड ला रहा है। सो कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इंटरनली जनरेटेड इनवॉइसेस करके इस क्रेडिट को वो अपना बिहार या आसाम में ट्रांसफर कर सकता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस चार्ज। तो क्रॉस चार्ज के रूप से ही वो ट्रांसफर होगा। सो फॉर गुड्स एंड internally generated cross charge, and for services it is ISD. Now the concept is very much clear, I hope, from 1st April 2025. Now अब मैं आ रहा हूं, क्रेडिट तो अकुमुलेट हो गया ISD का। क्वेश्चन है कि इस ISD क्रेडिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करूं या फिर किस किस को करूं। वेरी सिंपल आंसर है कि सर अगर मैं इस आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन में करना चाहता हूं तो मैं ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट पर्संस जो कि और स्टेट्स में रजिस्टर्ड है तो मैं उसको करूंगा, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन जो कि मैं पूछना चाहता हूं, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं यहाँ कि समझ लीजिए हम लोग एक पर्टिकुलर एक हायर्ड कैब सर्विसेज में हम लोग एक अवेल कर रहे हैं। समझ लीजिए ओला या फिर उबेर 5 दोस्तों ने बुक किया है और वो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो अपने अपने घर जा रहे हैं और उसने बोला कि सब चल एक साथ हम लोग एक ओला बुक कर लेते हैं या फिर उबेर बुक कर लेते हैं, और उस टैक्सी का बुक करके जो भी खर्चा रहेगा, जो भी चार्जेस रहेगा वो आपस में बांट लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि हम लोग तो ऐसा किए ही हैं, और उबेर वाला तो एक ही पर्सन का मोबाइल नंबर से ही बुकिंग लेगा और बिल भी वही करेगा, उस पर्टिकुलर लड़का को करेगा जो लड़का फाइनली पेमेंट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन रहा कि एक लड़का, पांचों लड़का तो एक ही जगह नहीं जाएगा। किसी दोस्त का घर बहुत नजदीक है कॉलेज से और किसी दोस्त का कॉलेज बहुत दूर है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम आईएसडी का नजरिया से इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें तो वो जो दोस्त है जो कि एक्चुअली पेमेंट कर रहा है, बुकिंग लिया है, उसको अगर हम हेड ऑफिस मान ले या फिर आईएसडी रजिस्ट्रेशन मान ले एक अलग सा, तो वो इसको एक्युमुलेट कर रहा है और इस जो टैक्सी फेयर को वो अपना 5 दोस्तों में बांटेगा। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, चैट बॉक्स में आप लोग उत्तर दे सकते हैं कि क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये क्या इक्वली होगा कि किस तरह से होगा? व्हाट कैन बी द फॉर्मेट? अपना 5 दोस्त अपने आप को किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? कोई आंसर, एनीवन कैन जस्ट राइट अ मैसेज। इट्स अ वेरी इजी आंसर। इफ एनीवन कैन, आई कैन सी द चैट बॉक्स। आंसर्स, एनीवन? है, मैं एकदम फिर से बोल रहा हूं एग्जांपल। देयर आर 5 फ्रेंड्स एंड द 5 फ्रेंड्स आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर, दे आर रीचिंग देयर होम्स, अपने अपने घर जा रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर उबेर सर्विस लिया हुआ है और उस वो जा रहे हैं तो अपने घर एज पर डिस्टेंस कवर्ड। करेक्ट? मतलब जिस दोस्त का
जिस दोस्त का सबसे नजदीक घर है वो सबसे कम फेयर देगा, और जो आखिर में जा रहा है, सबसे लास्ट जा रहा है, वो सबसे ज्यादा देगा। सो हमें क्या मिला सर इस एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल से मुझे एक मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया कि जिसने सबसे ज्यादा सर्विस लिया, जिसने सबसे ज्यादा अवेल किया, उसी को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलना होगा, या फिर इस एग्जाम्पल में पेमेंट करना होगा। सो आईएसडी कुछ इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना क्रेडिट, वो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। सो हाँ, सो क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो किसको होगा, क्वेश्चन है। मेरा एग्जाम्पल पे 5 स्टूडेंट्स थे, तो सारा ही रेसिपिएंट्स थे। लेकिन अगर मैं अब सीरियसली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो कौन रेसिपिएंट माना जाएगा? लॉ बोल रहा है आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो रेसिपिएंट, ऐसा हो सकता है कि वो अनरजिस्टर्ड भी हो। So it is quite possible that the person who will be taking the benefit of this credit from the ISD can be unregistered. All Section 23, persons not required to be completely exempted services, completely agricultural produce sell कर रहा है, या फिर कोई भी नॉन जीएसटी सप्लाई दे रहा है 100%, so obviously he is not required to be registered। लेकिन पैन बेस्ड है और एक पैन में सब रजिस्टर्ड है, दूसरा स्टेट वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, बिकॉज लॉफुली वो डीम्ड नॉट टू बी रजिस्टर्ड, क्योंकि वो 100% सप्लाई कर रहा है एग्जेम्प्टेड गुड्स का या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई का। सर अगर मैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अगर ये जो स्टेट इस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल किया है, उसको भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इफ देर इज से फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर लीगल सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है, अवेल किया है उस पर्टिकुलर स्टेट जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहा है, वो भी इस पर्टिकुलर क्रेडिट आईएसडी इसको रेसिपिएंट को ही थ्रो करेगा। हालांकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि ये कॉस्ट में जाएगा उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट का, बिकॉज सिंस ही इज नॉट रजिस्टर्ड, ही इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, उसका आउटपुट ही नहीं है, सो इसका इनपुट तो कुछ मिलेगा नहीं। आईएसडी से जो इनपुट आएगा वो कॉस्ट में चला जाएगा। सो वेरी केयरफुली हमको ये समझना होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, रेसिपिएंट को देखेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्या वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। कोई स्टेट का कोई ऑफिस कहां भी है, उस ऑफिस को देखेंगे क्या वो ये सर्विस का हकदार है या फिर अवेल कर रहा है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन वाइज इसको नहीं देखेंगे। हाँ, कलेक्शन रजिस्ट्रेशन वाइज होगा ऑब्वियसली, बट रेसिपिएंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे on the basis of the who is actually availing the services. Okay, so that is how the recipient coming in. अच्छा, रूल 39 जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को एनलार्ज करता है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैं इस रूल का पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इस एग्जांपल को शेयर कर रहा हूं। समझ लीजिए आईएसडी रजिस्ट्रेशन है, हेड ऑफिस इज इन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में आईएसडी रजिस्ट्रेशन है और वेस्ट बंगाल में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी है, बिकॉज मैं बोला था आईएसडी रजिस्ट्रेशन इज यूनिक, अलग फ्रॉम दैट ऑफ द जीएसटीएन नंबर। सो वेस्ट बंगाल आईएसडी रजिस्टर्ड है, और एक वेस्ट बंगाल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, और एक रजिस्ट्रेशन आसाम में है, और एक रजिस्ट्रेशन त्रिपुरा में है। सो मेरा 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स है और एक आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन है, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा। नाउ वेस्ट बंगाल का टर्नओवर 200 करोड़ है, आसाम का टर्नओवर 100 करोड़ है, त्रिपुरा का टर्नओवर। क्वेश्चन, आईटीसी एक मुझे हेड ऑफिस में आईएसडी कलेक्ट किया है 50 लाख, 50 लाख का आईटीसी है, उस 50 लाख का आईटीसी में 10 लाख बोला गया है सिर्फ त्रिपुरा यूटिलाइज किया है, 100% ये त्रिपुरा ने इस सर्विस को अवेल किया है। तो मेरा टोटल 50 लाख का
आईटीसी है, और उसमें से 10 लाख रुपए त्रिपुरा को गया हुआ है या फिर अवेल किया है, और रिमेनिंग कॉमनली सब अवेल किया है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, 3 अलग अलग स्टेट। सर इसका मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट क्या होगा? दैट्स माय क्वेश्चन। एनीवन कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर आपका कोई आंसर इसमें पता है कि एनीवन वांट्स टू contribute to this answer, then I'll wait for 30 seconds that anyone can answer। अपना कॉन्सेप्ट से क्या होना चाहिए, एज पर कॉमन सेंस क्या होना चाहिए, फिर तो ऑब्वियसली आई विल डिस्कस द रूल। आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस। I think everybody is keen in listening more, and इस सेशन को ऐसा नहीं सर पता बनाएंगे। ही नहीं है सर, पता ही नहीं है। आप बता लीजिए, बता लेते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। ट्राई टू मेक इट अ लिटिल इंटरेक्टिव, तो वो उससे बहुत सारा इजी हो जाता है हमारा समझाने में भी। बट वी विल फर्दर, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। आई थिंक नेक्स्ट टाइम इसका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए कि कोई उत्तर दे इसमें क्या हो रहा है। बट इसमें क्या होगा, मैं आंसर इसमें दे रहा हूँ। ये आंसर है कि 10 लाख, क्योंकि त्रिपुरा पूरा अवेल कर रहा है, सो पहला 10 लाख को मैं त्रिपुरा को डायरेक्टली दे दूंगा। अब मैं टर्नओवर देखूंगा ही नहीं, मैं पहला 10 लाख को टोटली त्रिपुरा को ट्रांसफर कर दूंगा। सो 50 लाख में से 10 लाख इज रजिस्टर्ड विद त्रिपुरा, बाकी बचा 40 लाख। 40 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द टर्नओवर। जो टर्नओवर है 3 अलग अलग यूनिट का, 3 अलग अलग स्टेट का, 200, 100, 100, so 20 lakh, 10 lakh and 10 lakh each will be distributed to the respective GSTNs। so देखा जाए इस 50 लाख क्रेडिट में वेस्ट बंगाल को मिलेगा 20 लाख, आसाम को मिलेगा 10 लाख, और त्रिपुरा को मिलेगा 10 लाख डायरेक्टली और 10 लाख कॉमन, so 20 lakhs। so 20, 10, 20 is the answer here। सो ये रूल में क्लियरली गिवन है कि रूल त्रिपुरा को रूल सी से जा रहा है, रूल डी और ई में डिस्ट्रीब्यूट टू द टर्नओवर। नाउ अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, अगर समझ लीजिए कि त्रिपुरा और आसाम मिलके एक साथ इस 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर अवेल किया है, मतलब 3 यूनिट है, 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तीनों में से 2 रजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर 10 लाख का सर्विस को अवेल कर रहा है, एक यूनिट नहीं कर रहा है। सो मेरा पहला है रूल सी अप्लाई करना, रेसिपिएंट को खोजना। यहाँ रेसिपिएंट 2 जन है, कौन? त्रिपुरा है और आसाम है। सो पहला 10 लाख जो रहेगा, जो ये दोनों ट्रांसफर कर रहा है, वो अपना टर्नओवर के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हालांकि यहाँ मेरा टर्नओवर 100 है, तो ऑब्वियसली 50-50। सो पहला 10 लाख 50 जाएगा आसाम को, और 5 जाएगा आसाम को, और 5 जाएगा त्रिपुरा को, और रेस्ट 40 एज डिस्कस्ड कॉमन क्रेडिट है, सो अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रेडिट। और यहां मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है कि किस तरह से मैं ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट, जो मैंने कॉमन सेंस से आपको एग्जांपल दिया, उसी कॉमन सेंस से ही इस जीएसटी लॉ में यही बोला गया है। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। C1 कैलकुलेट हो रहा है, इज द अमाउंट दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। T1 इज द टर्नओवर एज रेफर्ड टू इन D और E of the relevant period, and T, capital T is the aggregate of the turnover। So जो particular turnover रहेगा, aggregate turnover के हिसाब से उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। So it's a simple formula and the simple distribution। Mind you, manner of distribution of credit ISD का is specified in this particular rule and there is no other manner specified। So यही manner है। अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में टर्नओवर नहीं है, नॉन ऑपरेशनल है, तो आईएसडी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा।
credit cannot be distributed to any units which is any registrations which is non-operational. If it in the previous year it is non-operational and this year it is operational, हम तो previous year का turnover ले रहे थे अभी तक, अगर इस साल का ऑपरेशनल हो चुका है तो आपको लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर तीनों का देखना पड़ेगा। अगर लास्ट क्वार्टर में भी ऑपरेशनल नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जो ऑपरेशनल यूनिट्स है उसी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इट इज वेरी क्लियर कट, दे हैव मेंशन्ड दैट नॉन ऑपरेशनल यूनिट को हम कभी भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। सो दिस इज द लीगल बेसिस ऑफ द रूल 39 सब रूल 1 क्लॉज एफ में क्लियर कट ये बोला गया है। सो यहां और एक एग्जांपल है, मैं आईएसडी रजिस्ट्रेशन हूं मुंबई का, बैंगलोर, कोलकाता और गुड़गांव में मैं रजिस्टर्ड हूं, और गुड़गांव में मैं एग्रीगेट टर्नओवर मेरा ज्यादा है, ऑब्वियसली ऑल इंडिया पैन रजिस्टर्ड है, लेकिन गुड़गांव में मैं नॉट रजिस्टर्ड हूं बाय सेक्शन 23। सो 23 में बोला गया है कि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, से नॉन जीएसटी सप्लाई कुछ हम लोग दे रहे हैं। सो मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता और गुड़गांव, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन? सबका अलग अलग टर्नओवर है, बैंगलोर का टर्नओवर है, कोलकाता का टर्नओवर है, गुड़गांव का टर्नओवर है, मुंबई जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है उसमें भी टर्नओवर है। सो मुंबई हैज बोथ रजिस्ट्रेशंस, वंस अगेन मैं बोल रहा हूं जीएसटीएन भी है और आईएसडी भी रजिस्टर्ड है। सो आईएसडी अकोमुलेट करेगा सारा इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट को और डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को, दैट इज बॉम्बे का रजिस्टर्ड पर्सन को, बैंगलोर, कोलकाता, गुड़गांव अकॉर्डिंगली। बट अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्रेडिट का, समझ लीजिए 18,000 का आईजीएसटी मिला जो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूपी से मुझे मिला है, और इस क्रेडिट को समझ लीजिए यूटिलाइज कर रहा है बैंगलोर, कोलकाता और गुड़गांव। मुंबई इस क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, रेसिपिएंट है बैंगलोर, कोलकाता और गुड़गांव। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्लॉज सी के हिसाब से मुंबई विल बी आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मुंबई में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बैंगलोर, कोलकाता और गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज दे हैव अवेल्ड द सर्विस। बट अगेन द क्वेश्चन, सर गुड़गांव तो अनरजिस्टर्ड है तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करें? माइंड यू, डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है रेसिपिएंट बेसिस में। रेसिपिएंट कैन बी रजिस्टर्ड, कैन बी अनरजिस्टर्ड बाय सेक्शन 23, किसी भी कारण से वो अनरजिस्टर्ड है। सो गुड़गांव विल स्टिल बी utilized and be used for the purpose of the distribution of credit of 18,000. But गुड़गांव में जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, गुड़गांव विल बी हैविंग इट इन इट्स P&L as an expenditure. It cannot take the credit, utilize the credit because he is not supplying, does not have any output services. तो नहीं है output services तो कॉस्टिंग में चला जाएगा, सिंपल सा बात है। सो बैंगलोर, कोलकाता और गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस इज द थिंग। सो 7,200 जो बैंगलोर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका क्रेडिट बैंगलोर को मिलेगा, कोलकाता में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका क्रेडिट भी वेस्ट बंगाल को मिलेगा, लेकिन 7,200 जो गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसका क्रेडिट कॉस्टिंग में चला जाएगा एंड कैन नॉट बी गिवन। होप दिस एग्जांपल क्लियर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। आई हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर कि ये टर्नओवर जो है जीएसटी का एग्रीगेट टर्नओवर से डिफरेंट है। माइंड यू, दिस इज अ डिफरेंट टर्नओवर फ्रॉम द टर्नओवर एज डिफाइंड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द जीएसटी लॉ। सो टर्नओवर में यहाँ स्पेसिफाई बोला गया है कि इट्स रिलेशन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट। सो नॉन जीएसटी सप्लाई और जीएसटी सप्लाई दोनों इस टर्नओवर को लेना पड़ेगा। And the value of turnover will be reduced by the amount of duty, taxes, entries under 84th was excise, customs जो कि other indirect taxes से flow करके आ रहा है, CST and all everything. If there is any octroi and anything, then obviously that has to be removed from the definition of turnover. Sir, coming to the distribution, the manner of distribution. Now question is distribution का manner तो समझ लिए turnover basis होगा, लेकिन
सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का क्रेडिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एक बार देख लेते हैं। मैंने दो स्क्रीन में दो पार्ट किए हैं। एक ब्लू साइड जो है आपका स्क्रीन में जो लेफ्ट में दिख रहा है वो है कि आईएसडी और रेसिपिएंट अलग अलग स्टेट्स में है, ठीक है। और राइट साइड में मैंने दिया है आईएसडी और रेसिपिएंट सेम स्टेट में है। हो सकता है सर एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो, आईएसडी रजिस्ट्रेशन हो और दो तीन जगह फैक्ट्रियां हैं, सेम स्टेट में हो और रेसिपिएंट अलग अलग है, so they are getting अलग अलग registrations, अलग अलग offices they have, so obviously how will you distribute? Let's first understand कि सर अगर आईजीएसटी का समझ लेते हैं, पहले आईजीएसटी का कॉलम करते हैं। आईजीएसटी का आईटीसी अगर होगा, रेसिपिएंट और आईएसडी सेम स्टेट में हो या डिफरेंट स्टेट में हो, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी का ही क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। सो इट विल बी ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी ओनली। सो इन माय लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन एंड द राइट हैंड साइड, उसमें जो लेफ्ट साइड है हर एक ड्रॉप डाउन का, उसमें क्लियरली आईजीएसटी का बात बोला गया है और यू कैन सी दैट इन बोथ केसेस you have to distribute it as IGST. So IGST का कलर नहीं चेंज हो रहा है। सर सेम स्टेट में आ जाते हैं एक बार, येलो पोर्शन, येलो एंड रेड पोर्शन सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, आईटीसी है सेंट्रल और स्टेट का और यूटीजीएसटी का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम सर सेम स्टेट में ही कर रहे हैं, इंटर स्टेट तो नहीं हो रहा है। सो सीजीएसटी विल बी गोइंग एज सीजीएसटी, SGST will be going as SGST, and UTGST will be going at UTGST to the GST and respective GSTs. On the flip side, if you are in a different state, then the change is very important. Please note, CGST, SGST, UTGST ka ITC will be distributed as IGST. Now, this is very important. Color is changing when you are registered in different states, because in order to transfer the credit to the other state or interstate, you have to change the credit to IGST and you can transfer it. So this is the very important point that is coming up for IST registered persons. कि CGST, SGST, UTGST का डिफरेंट स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हमको IGST में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा. So this is how the manner of distribution coming down. Coming down to our two more important slides and the miscellaneous points, the do's and don'ts basically. सर बहुत वेरी इंपॉर्टेंटली आपको आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी है. लॉ इज स्टेटिंग इट शैल गेट रजिस्टर्ड. सो वंस यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड यू विल हैविंग अ पर्टिकुलर पर्सन मे बी हैविंग टू रजिस्ट्रेशन, एक जीएसटीएन जो कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है बिकॉज यू आर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड अनदर इज आईएसडी रजिस्ट्रेशन जो कि accumulating the credit of ITC of input services and for further distribution. Now आपका वेंडर को कौन सा रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा सर? जो कि सर्विस वेंडर्स है, सर्विस वेंडर्स को आपको सप्लायर का आईएसडी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा. जो वो अपना GSTR1 जब फाइल करेगा, आई मीन द वेंडर जब फाइल करेगा तो वो आईएसडी नंबर देगा आपका, और ये आईएसडी नंबर जब आप देगा आपका नॉर्मल जीएसटीएन का 2B में ये शो नहीं होगा. तो फिर सर ये कहां शो होगा? ये शो होगा GSTR 6A में. आईएसडी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो रिटर्न फाइल करने दे रहा है दैट इज GSTR 6, और उसका ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट्स जो एक्यूमुलेटेड आ रहा है फॉर योर रेफरेंस, इट इज कमिंग थ्रू GSTR 6A. सो जो GSTR1 फाइल करेगा आपका सर्विस वेंडर्स, वो 6A में जाके आपको दिख जाएगा, which is amount of ITC which is available for distribution of credit. So 6A से रूट होके वो क्रेडिट्स एक्यूमुलेटेड होगा. सर फिर गुड्स का क्या करेंगे? कैपिटल गुड्स का, इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स इनपुट्स का नॉर्मल GSTN देंगे आप वेंडर्स को, जो कि आपका नॉर्मल GSTR1 के रूट से 2B में रिफ्लेक्टेड होगा, एंड फ्रॉम 2B यू विल बी एबल टू यूटिलाइज द क्रेडिट. सो mind you, once again I am stating this is very important, you have to give the ISD number to your service vendors for accumulation of the credit. जो क्रेडिट accumulated होने वाला है आपको ISD नंबर देना पड़ेगा, और वो ISD नंबर जब वो देगा तब आपका नॉर्मल GST
GSTR 6A में रिफ्लेक्ट होगा। तो क्या सर हमें और एक रिटर्न फाइल करना होगा? करेक्ट। जैसे ही आप ISD रजिस्टर्ड हो, आपको एक और रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, दैट इज GSTR 6, which is to be filed by 13th of every month. सो सर 11 तारीख के अंदर में हमको GSTR 1 फाइल करना है, और एक दिन रहा जब वो GSTR 1 फाइल करने के बाद सारा वेंडर्स मेरे को क्रेडिट्स मेरा रिफ्लेक्ट कराएगा, तो ऑटोमेटिकली 12 तारीख को मुझे दिख जाएगा 6A में। 6A में मुझे 12 तारीख को सारा एक्युमुलेटेड क्रेडिट्स दिख जाएगा, और उस क्रेडिट्स को मैं GSTR 6 फाइल करूंगा अगले दिन 13th को, टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट टू द रेस्पेक्टिव GSTNs. So this is the SOP for filing of returns, which is very essential, and you have to take the credit. Distribution of the credit must be done in the same month in which the services are availed. इसका मतलब अगर GSTR 1 में जो वेंडर दे रहा है क्रेडिट 6A में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उस 6A का रिफ्लेक्शन उसी मंथ पे ना करें, अगले 2-3 महीने बाद जाके उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करें। नो सर, it has to be distributed in that particular month only in which that service has been availed. So it is very important to keep your accounting system, accountants, return filers, consultants are all ready for filing of the GST return. जो GST रिटर्न फाइल करेगा ये देखेगा कि हमारा टाइम लिमिट जो ISD रहेगा वो बहुत कम है, एंड ऑब्वियसली इट इज मतलब वो थोड़ा कंप्लायंस बर्डन को आपको ऐड कर रहा है, थोड़ा मेहनत हम लोग का बढ़ रहा है मंथली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैनॉट बी एक्सीड द क्रेडिट अवेलेबल। जितना क्रेडिट अवेलेबल है सर उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हाँ सर, कर दिए तो रिकवर्ड हो जाएगा टू द रेस्पेक्टिव GSTN, उसको नोटिस आएगा, रिकवरी नोटिस, और वो नॉर्मल रिकवरी प्रोसीडियर उसका स्टार्ट हो जाएगा। सो यू कैनॉट, माइंड यू, जितना का क्रेडिट है उतने का ही क्रेडिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यू कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस क्रेडिट, दैट कैनॉट बी डन। अच्छा सर, और कुछ रिटर्न में क्या देना पड़ेगा? सर रिटर्न में क्रेडिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एलिजिबल क्रेडिट्स और इनएलिजिबल क्रेडिट्स। माइंड यू सर, हम इनएलिजिबल क्रेडिट को लाते ही नहीं है, हम नॉर्मल एलिजिबल क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नहीं सर, हमको ISD रजिस्ट्रेशन जब हम लिए हैं तब हम लोग को दोनों चीज को पहले लाना पड़ेगा अपना सिस्टम में, एलिजिबल इनएलिजिबल दोनों क्रेडिट को लाना पड़ेगा, फिर जो कि 6A में रिफ्लेक्टेड रहेगा, और फिर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एज इनएलिजिबल एंड एलिजिबल क्रेडिट टू द रेस्पेक्टिव GSTN ओनली। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एलिजिबल क्रेडिट करूं। सर वापस से बोल रहा हूं, ISD इज जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस, उसका काम है पत्र को पहुंचा देना। कौन सा पत्र खड़ा हुआ है, कौन सा पत्र काम का नहीं है, देखने का नहीं है। अपने आप को, सारा पत्र को आपको लेना है सेग्रीगेट करके, जो रेड वाला है इनएलिजिबल उसको भी ट्रांसफर करना है, जो ग्रीन वाला है एलिजिबल उसको भी ट्रांसफर करना है। सो दे हैव टू डू इट बोथ ISDs। सर और क्या करना पड़ेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बाद से? सर व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट, GST बोल रहा है एक नया ISD इनवॉइस क्रिएट करना होगा। रूल 54 सर, रूल 54 में क्लियरली बोला गया है कि आपको एक सेपरेट ISD इनवॉइस क्रिएट करना होगा जो दिखाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट आपने कहां कहां किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक इनवॉइस रहेगा, उस इनवॉइस का फॉर्मेट मैं इस स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा। टैक्स इनवॉइस क्या अलग है? यस, टैक्स इनवॉइस वेंडर आपको देगा, जो कि आपको आपका बिल में रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि 6A में आ रहा है, वो टैक्स इनवॉइस है। आप जब क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द रेस्पेक्टिव GSTN, आपको एक ISD इनवॉइस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो एक कलर आया इनवॉइस का, जहां मेरा ऑफिस तक पहुंचा, ISD ऑफिस तक, फिर इसको क्रेडिट को अवेल करने के लिए ISD इनवॉइस रखना पड़ेगा GSTN, जो GSTN इस ID को या फिर इस टैक्स को क्लेम कर रहा है। सो जो क्लेम करेगा उसके पास ISD इनवॉइस होना मैंडेटरी है, क्योंकि थ्रू क्या आया है ISD इनवॉइस से। ओके, नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मल पेनल्टी है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, और अगर कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको तो ऑब्वियसली पेनल्टी लग जाएगा। If excess credit is distributed, then recovery proceedings में trigger, obviously recovery proceedings आ जाता है अगर आप excess credit कर रहे हैं।
सर आईएसडी इनवॉइस कैसा दिखने में रहता है? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द आईएसडी इनवॉइस। देखिए नेम एंड एड्रेस है, जीएसटीएन ऑफ आईएसडी देना पड़ेगा, सीरियल नंबर अलग से बन रहा है सर, 16 कैरेक्टर का, यूनिक फॉर फाइनेंशियल ईयर। जैसे हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाते हैं 1 2 3 का सीरीज बना के, तो इसका भी 16 कैरेक्टर का कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर बनेगा सर हर महीने का आईएसडी इनवॉइस जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेट ऑफ इशू दिया रहेगा सर, कौन सा डेट में आप इस आईएसडी इनवॉइस को इशू कर रहे हैं, किस किस को कर रहे हैं, कौन सा जीएसटीएन रेसिपिएंट को आप क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका जीएसटीएन देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। अमाउंट देना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ द आईएसडी और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव देना पड़ेगा। दिस इज द आईएसडी इनवॉइस mandated by rule 54 rule 1। फॉर्मेट्स है सर जीएसटीआर 6 और 6A का। So this I will just show you that how the formats are happening. So this is readily available, जिसका बहुत easy format है, इतना problematic formats ये नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। This is the format, नॉर्मल जीएसटीआर 6 फॉर्मेट है, रूल 65 दिया हुआ है, जीएसटीए नंबर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड हुआ है सर। देखिए टेबल नंबर 4 में एलिजिबल इनएलिजिबल का डिस्ट्रीब्यूशन तोड़ रहा है और उसी को रिपोर्ट कर रहा है 5 में, 5A 5B में तोड़ के एलिजिबल और इनएलिजिबल जा रहा है रेसिपिएंट स्टेट को। और सर देखिए यहाँ इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड देना पड़ेगा सर, फिर भी देना पड़ेगा। सो अमेंडमेंट्स, हाँ ये भी एक पॉइंट है कि आपका गलत हो सकता है। क्रेडिट नोट साइड डेबिट नोट सेम मैकेनिज्म जैसे जीएसटीआर 1 में करते थे सर। क्रेडिट नोट सर, क्रेडिट नोट आपका अगर कुछ क्रेडिट नोट या डेबिट नोट मिला है, उल्टा इफेक्ट आपको देना पड़ेगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर ली है कम कर लेना होगा, कम दिए है ज्यादा दे देना होगा। ऑब्वियसली दैट इज द सेम थिंग दैट विल फ्लो। सो मिसमैच अगर कुछ है, रिक्लेम्स अगर कुछ है, दैट इज आल्सो देयर इन टेबल नंबर 7। अगर if there is some credit mismatch due to some error or something that can be rectified, up to IMS system is also there where you can accept, reject, modify anything which is now slowly taking into the shape of a mandate। 3B sir lock हो चुका है as you all know, so 3B जुलाई महीने से locked हो जा रहा है। You cannot edit the data other than RCM on creditable or anything, but most of the things are now being slowly ऑटो पॉपुलेटेड। सो भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा सर रिटर्न फाइलिंग के टाइम कि मेरा इस तरह से मिसमैचेस ना हो और डॉक्यूमेंट एविडेंस रहना पड़े। सो दिस इज हाउ द जीएसटीआर 6 इज शेपिंग अप। लेट फी, ऑब्वियसली लेट फी इसका भी लगेगा, इसका रिटर्न अगर आप नहीं फाइल करते तो लेट फी एक्युमुलेट होगा जैसे 3B का है। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर अगर का कुछ बटन इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट जीएसटीआर 6 लुक लाइक। और मैं अपना पीपीटी में रिटर्न कर रहा हूँ। सिक्स ए इज नथिंग बट दैट सेम थिंग। 6A इज एक्चुअली आपका जो है कि जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आ रहा है जीएसटीआर 1 जो फाइल कर रहा है मेरा वेंडर, वो ऑटोमेटिकली आईएसडी नंबर अगर देगा तो वो 6A में आ जाएगा। आप उसको चेक करके प्रूव करके प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके एलिजिबल इनएलिजिबल जो भी है 6 में फाइल करिएगा और दैट इज द प्रोसीडियर ऑफ द आईएसडी, दैट इज हाउ इट इज कंप्लीटेड। सो दैट कम्स, वी आर कमिंग डाउन टू द एंड ऑफ द सेशन। आई हैव ऑलरेडी क्रॉस में 6:10 हो चुका है और with the permission of Harsh sir, I am open to any question answers which can be asked. So I am opening the chat box. I see if there are any questions. No. सर चैट बॉक्स में लिखेंगे, वैसे पूछ लेंगे सर हाथ खड़ा करके। अच्छा हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जिस किसी के भाई के कोई क्वेश्चन पे सवाल पूछ लीजिए प्लीज। आईएसडी संबंधित कोई सवाल हो आपको समझ में नहीं आया होगा टॉपिक। उपदेश भाई कोई चीज समझ में नहीं आई हो आईएसडी संबंधित सवाल पूछ लो। आ गए अमेरिका से लौट के आप, आपका माइक्रोफोन बंद है। खुल गया, परसों सुबह आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कोई सवाल लो, पहले सवाल पूछ लो हम लोग इसमें। ना अभी नहीं है, आज नहीं है। अच्छा, अभी नींदें पूरी नहीं हुई ढंग से। नहीं वो तो अभी न्यूज लोग तो चल रहा होगा, जेट लैग लग रहा होगा अभी तो। जी हाँ जी हाँ।
और किसी भाई को सवाल हो? सर शिव एक गोपाल जी, क्वेरी आपका कोई सवाल है? सर, मेरी एक क्वेरी। हाँ जी, हाँ हाँ पूछिए। हाँ जी। सर जैसे हमारे दो फर्म है, अलग अलग स्टेट में है, हमारा कोई आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। कोई हमारा इस तरह का एक्सपेंसेस नहीं है, और अगर हम आईएसडी नहीं कराते तो हमारे पे क्या पेनल्टी प्रोविजन सर? आपका फर्म है और आप दोनों अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है, हाँ जी। एंड दोनों अलग अलग स्टेट में अगर रजिस्टर्ड है, मैं समझ लेता हूँ कि आपका आउटपुट सर्विसेज टैक्सेबल आउटपुट सर्विसेज है क्या इसमें? हाँ मैं जी। अगर हाँ समझ, जी। हाँ टैक्सेबल जी जी। आउटपुट। अगर अगर आप देखिए नॉर्मल, अगर देखा जाए, क्योंकि इफ एनी दूसरा जो स्टेट है, अगर वो दूसरा ब्रांच अगर कुछ अवेल कर रहा है सर्विस जिसका बिल आपका दूसरा स्टेट में आ जा रहा है, तो जी एक्चुअली एज पर द आईएसडी रूल्स रेसिपिएंट को ही टैक्स का क्रेडिट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंडेटरी हो चुका है सर, नाउ। मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसमें मुझे आईटीसी क्लेम करना हो। अगर मैं आईटीसी आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा, और मैं सारी ओके, आउटपुट लाइबिलिटी है वो मैं पूरी पे करता हूँ। मैं कोई इनपुट क्लेम ही नहीं करता हूँ। अगर आपका कोई इनपुट क्लेम नहीं है और नॉर्मली ये आईएसडी या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है बेसिकली टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, इसका इंसेप्शन हुआ है टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, एंड इफ यू आर सेइंग दैट आपका कोई क्रेडिट नहीं है, 100% कोई भी क्रेडिट नहीं है, सो ऑब्वियसली आपका फिर ये लाइबिलिटी बन नहीं रहा है, बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन इन द लॉ कि इनपुट आपका सर्विस है और विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर क्रेडिट टू दी रेसिपिएंट्स। सो एक रेसिपिएंट रिसीव कर रहा है और वो नहीं कर रहा है, मतलब नहीं अवेल कर रहा है, दैट इज हाउ यू कैनॉट, मतलब उसको आपको रजिस्ट्रेशन मतलब क्रेडिट में लेने की कोई जरूरत नहीं, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन हियर, आपका इस क्वेश्चन का एक उत्तर हो सकता है कि एक है कि आपका अगर कोई आईटीसी है जो आप बोल रहे हैं कि आप लेते नहीं है, इसका मतलब आप टोटली रिवर्स करते हैं, अगर कोई आईटीसी है आप हाँ जी। टोटली रिवर्स जी करेंगे। टोटली रिवर्स। तो द क्वेश्चन इज दैट आपने कुछ एलिजिबल और इनएलिजिबल का क्वेश्चन यहाँ आ ही नहीं रहा है, सो वेदर एलिजिबल और यू आर नॉट अवेलिंग द क्रेडिट एट ऑल। So if that is my answer, कि you're not availing the credit as per the law or as per whatever the circumstances may be, then there is no need to get ISD registered. But if it is something that you are actually they're eligible to take the credit, but you're still not taking it or eligible, then I feel that you have to take the registration, आपको registration लेना होगा, और आपको इसको आइडेंटिफाई करेगा कि टोटली इनएलिजिबल होगा उस स्टेट के लिए, लेकिन इनएलिजिबल मतलब ब्लॉक क्रेडिट या फिर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, दैट इज हाउ आई फील द डेफिनेशन इज कमिंग इन। सो अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, आईएसडी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। पैनल प्रोविजन क्या रहते हैं वैसे इसमें, पेनल अगर प्रोविजन नॉन आईएसडी है और नहीं ले रहे हैं? नॉर्मल जनरल पेनल प्रोविजंस आ रहा है, सेक्शन 124 का पेनल प्रोविजंस लग रहा है, और जैसे नॉर्मल अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं कि नॉन रजिस्ट्रेशन का जो आपका पेनल्टी आएगा वो लग जाएगा इसमें। और नॉर्मल अगर अगर नहीं भी कर रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट, अब बहुत सारे हैं कि क्रेडिट आपका इतना बचा नहीं, मतलब जो आईएसडी अमाउंट है जो कि क्रेडिट जा रहा है दैट इज वेरी लेस, तो उसके लिए हर मंथ इतना लेस है, तो यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द, आप इसने रजिस्ट्रेशन आपने लिया नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि सर क्रॉस चार्ज में तो फिर हम लोग ट्रांसफर कर ही सकते हैं, अगर ऐसा कुछ रहा भी तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत ही क्या है। बट द क्वेश्चन इज, तो द लॉ इज यूजिंग द वर्ड शैल, सो अगर कुछ है तो आपको लेना तो पड़ेगा, बट अभी आई वी स्टिल हैव डाउट्स इन दिस, बिकॉज सिंस द रजिस्ट्रेशन हैज बीन मैंडेटेड, इवन इफ देयर इज वेरी लो क्रेडिट, अगर कम क्रेडिट भी है तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंशियल पेनल्टी एप्लीकेबल है। तो वैसे क्या इसमें एक लिमिट नहीं होनी चाहिए थी कि इतना आईटीसी मैटर है तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट रजिस्ट्रेशन सही की? बात है, आई आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू अंकित जी, कि अगर ये मतलब बिजनेस सेंस और बिजनेस एनालिसिस का सेंस में नहीं रखा गया था, क्योंकि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ये एक एडिशनल बर्डन आ रहा है कि हम क्रेडिट इसको ट्रांसफर करें उसको करके, तो ऑब्वियसली अगर वो अमाउंट इतना नेग्लिजिबल है और उसके लिए मुझे एक अलग से अकाउंटिंग टीम, अलग से आईएसडी नंबर सब वेंडर को सारा देना, तो ये एक कम्बरसम फीचर है। तो आई डोंट नो वेदर गवर्नमेंट इज गोइंग टू ब्रिंग अप विद समथिंग, बिकॉज ऐसा कुछ सिचुएशन रहा नहीं, बिकॉज ये ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है, और इसके लिए फिर भी गवर्नमेंट अगर कुछ लाएगा तो आई थिंक देयर कैन बी प्रॉब्लम। सो मेरा ख्याल से ये आपका बात, मैं एकदम सहमत हूँ आपका बात से कि छोटा अमाउंट के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन मैंडेट किया जा रहा है, बट
अगर मैं बोलूँ लीगल सेंस में कि अगर आप रेवेन्यू न्यूट्रलिटी में देखिए कि इसमें सरकार का कुछ लॉस नहीं था और आपका डॉक्यूमेंटेशन सही था, बहुत नेग्लिजिबल था, सो आप चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने इसीलिए नहीं लिया। बट सिंस द क्वेश्चन कोई लिमिट नहीं है और वर्ड यूज्ड है मे एंड 1 अप्रैल से शैल, 1 अप्रैल से इट इज मैंडेटेड, सो आई थिंक government must come up with some kind of a new definition with regard to such, otherwise तो अभी तक तो ये registration mandatory है। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो? पृथ्वी जी आपको कोई सवाल हो? पृथ्वी जी आपको सवाल है? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी नहीं सर, जी नहीं। शिव गोपाल जी आपका कोई सवाल है इस संबंध में? सर मेरी एक और क्वेरी है सर। हाँ बोलो। हाँ सर एक एक्सप्लेनेशन आपने दिया था, जैसे गुड़गांव में अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वहाँ का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो उसको हम अपनी आईएसडी रिटर्न में कैसे शो करेंगे कि हम, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है। हाँ, अगर देखिए अनरजिस्टर्ड है अपना डिस्ट्रीब्यूशन में, वो तो पहला बात तो है कि ये जो रिटर्न है, रिटर्न में तो सिर्फ जीएसटीएन रहेगा। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटीआर 6 पे एक कॉलम आता है कि इट इज अनरजिस्टर्ड, सो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट तो, सिंस वो अनरजिस्टर्ड है तो उसका तो सवाल ही नहीं है कि वो अपना क्रेडिट उसको लेगा या फिर उसका पोर्टल कुछ रहेगा। सो ऑब्वियसली ये फॉर द पर्पस ऑफ योर कंप्लायंस आप ये रेसिपिएंट को शो कर रहे हैं अपना जीएसटीआर 6 में कि ये अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, इतना मेरा क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट मेरा डूब गया बेसिकली। टू रिकॉर्ड दैट इतना क्रेडिट का मेरा और यूटिलाइज नहीं हुआ, ये क्रेडिट डूब गया। ऑब्वियसली ये क्रेडिट उस पर्टिकुलर पीएनडल का ट्रायल बैलेंस में या फिर पीएनडल में वो खर्चा क्लेम हो जाएगा, वो मतलब आउट ऑफ पोर्टल होगा, आपका अकाउंटिंग सिस्टम से होगा। लेकिन रिटर्न में जीएसटीआर 6 में इसका कुछ रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन अनरजिस्टर्ड क्योंकि आप रेसिपिएंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका डिक्लेरेशन आपको उस रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पुरानी बनाते हैं या नहीं बनाते? नीरज बब्बर जी, कोई आपका Thank सवाल you. है? नीरज बब्बर जी, ठीक है, आप पूछे। नीरज बब्बर जी कोई सवाल है आपके संबंध में? राजीव भारद्वाज जी, संजीव गुप्ता जी, संतोष मिश्रा जी, शिवराम सिंह जी सोनभद्र, सर कोई आपका सवाल हो इस संबंध में, कोई आईएसडी संबंधित कोई? वीएस सचान साहब, वेद प्रकाश अरोड़ा जी, कोई सवाल हो आपके संबंध में, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए। भाई आप एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं? है किसी के सवाल है जी? जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। आप पूछिए, पूछिए, बोलिए सर। सर पार्टी है हमारी यहीं आमला में, एक पेन कार्ड पे 2 नंबर लिए उनने, सेम स्टेट सेम डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने सर आईएसडी का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। उनको 1-2 बार बोला, तो क्या कोई लिटिगेशन आएगा उन पर? मैं एक बार, आप अगर अपना क्वेश्चन फिर से एक बार दोहराइए ना प्लीज। सर ऐसा है कि जैसे पार्टी है अपनी यहाँ आमला में ओके है ओके तो सेम पेन कार्ड पे 2 नंबर लिए हैं उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट एक ही है, ओके ओके जिला ओके भी एक ही है, ओके स्टेट जी। ओके वर्किंग ओके दोनों पेन कार्ड पे हो रहा है, इनकम टैक्स का आईटीआर वगैरह सब जा रहा है, मतलब ऑडिट हो रहा है दोनों पर हाँ मिला। ठीक 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 ठीक। तो मैं जहां समझ रहा हूँ कि एक ही पैन कार्ड में आपने ऑब्वियसली एक ही स्टेट के अंदर में 2 रजिस्ट्रेशन ले रखी है, 2 बिजनेस एंटिटी या फिर 2 बिजनेस दिखा के व्हाटएवर, तो इसमें क्या आईएसडी एप्लीकेबल होगा? सर मेरा क्वेश्चन पहला उत्तर है यस होगा। क्यों? स्टेट स्पेसिफिक या फिर बिजनेस स्पेसिफिक, कॉर्पोरेट स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है। बोला गया है एनी ऑफिस विच रिसीव्स इनपुट सर्विसेज का बिल रिसीव कर रहा है, जो कि अवेल कर रहा है कोई और, तो एक ही स्टेट में अगर मैं समझ लूं आपका 2 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो एक डिस्ट्रिक्ट का सर्विस का बिल दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, तो आपको आईएसडी का माध्यम से इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो कि इस सर्विस को अवेल कर रहा है। दिस इज मैंडेटेड इन द लॉ, दिस इज क्लियरली मैंडेटेड, तो आपको ये करना पड़ेगा।
आईएसडी रूट से ही आपको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट भी सेम है सर? डिस्ट्रिक्ट भी सेम हो सकता है, लेकिन दो अलग ऑफिस है। नहीं, मतलब बात वही ना ऑफिस पृथ्वी जी, बात उन्होंने कहा ना, एक एक ही स्टेट है, बात तो एक ही ना, स्टेट एक ही है। अब स्टेट भले है, एक डिस्ट्रिक्ट बने, है। अब एक ही स्टेट है तो भले ये एक डिस्ट्रिक्ट हो या एक शहर हो या एक ही मोहल्ले में आपने 2 नंबर ले रखे हैं, वो एक अलग चीज है। तो बात एक आगे ना स्टेट की, स्टेट में एक्ट तो एक ही लगेगा ना। मैंडेटरी है। हाँ, आईएसडी कंपल्सरी है आपके लिए। कंपल्सरी, कंपल्सरी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो? अगर नहीं तो आपका वोट ऑफ थैंक्स के लिए पृथ्वी भाई आप मैं करिए, वोट ऑफ थैंक्स करिए, सरकार राष्ट्रगान करा दी। जी सर। सभी वेबिनार में उपस्थित हमारे आदरणीय अधिवक्ता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। हमारे उपकाश वेबिनार के 287 सफल आयोजन में आज सभी लोग ने अपना सहयोग दिया, और आज जो हमारा इस माध्यम से हम अपना ज्ञानार्जन करा, इस ज्ञानार्जन कराने में हमारे आज के जो मुख्य वक्ता परम आदरणीय श्री इंद्रनील दास जी, जिन्होंने आज अपनी सुंदर सी वाणी में बहुत सुंदर उद्बोधन देकर हमारा ज्ञान बढ़ाया है। हम हमारे समस्त अधिवक्ता मित्रों की ओर से और हमारे समस्त संगठन, जिसमें उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन एमपी की ओर से हम हमारे आदरणीय श्री सीए इंद्रनील दास जी का सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। हम उनके लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, माता सरस्वती आप पर सर हमेशा कृपा बनाए रखें, और आप हमारा थैंक यू। तथा हमारे मित्रों का यूं ही ज्ञान अर्जन करें। आज जिस आपने स्पष्ट शब्दों से इतना नॉलेज हमें दिया है सर, आपका वेबिनार पूरा भारत सुन रहा है और अपने को पूरा थैंक यू। भारत लाभान्वित करेगा। हम उन सभी मित्रों की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर थैंक आज यू वेरी मच। वेबिनार के लिए। और आगे भी गुजारिश रहेगी सर, हमारे आदरणीय हर्ष शर्मा जी आपको जब इनवाइट करें सर, प्लीज यूं ही हमारा नॉलेज बढ़ाइएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेबिनार के हम हमारे समापन सत्र को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रथम सत्र के वक्ता हमारे आदरणीय मित्र अंकित गर्ग जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार सभी की ओर से। अंकित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो शैलेश विश्वकर्मा जी का भी हम सभी मित्रों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। धन्यवाद सर, आपने आपने जो आज थोड़े से जो शब्द बोले थे इतने प्यारे थे, हमारे आदरणीय इंद्रनील दास जी के लिए बहुत सुंदर शब्द कहें। थैंक यू वेरी मच सर। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे वेबिनार के जनक हमारे परम आदरणीय हर्ष शर्मा जी, जो हमारे लिए हर सप्ताह ऐसे सुंदर से नायाब हीरे सीए इंद्रनील दास जी जैसे लाते हैं और हमारे समस्त मित्र अधिवक्ता मित्रों का ज्ञानार्जन कराते हैं, हमें ज्ञान की गंगा में नहलाते हैं, और इससे हम हमारे में बहुत साहस और उत्साह आता है हमारी फील्ड में। तो हम हमारे आदरणीय हर्ष शर्मा जी का सभी मित्रों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ताली बजवा दीजिए, धन्यवाद सर ताली आपका, करतल धन्यवाद, ध्वनि। थैंक यू सर, आभार आपका, थैंक यू वेरी मच सर। पुनः वेबिनार में जुड़े हमारे समस्त अधिवक्ता मित्र जो आज बहुत धैर्यपूर्वक हमारे आज के हमारे इंद्रनील दास जी को सुन रहे थे और अपना ज्ञान अर्जन बढ़ा रहे थे, उन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। हम समस्त आदरणीय मित्रों का जिन्होंने इस वेबिनार को सुना, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सभी को धन्यवाद। वेबिनार के अंत में हम सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने स्थान कृपया राष्ट्रगान के लिए समापन के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्राविण उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय जय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ज्ञान इस तरीके बढ़ाते रहिए। हर शनिवार को आप बैठते रहिए क्लास में। किसी का कोई समझ में कोई टॉपिक आ रहा हो, कोई नया टॉपिक कोई पढ़ना चाहता हो अगली बार के लिए, तो बता दें कि सर इस टॉपिक पे करा दें। मैं उसी टॉपिक के लिए मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा जो अगले वक्ता होंगे। सर अगली बार जो जीएसटी और इनकम टैक्स से हटके कोई वकीलों के लिए और टॉपिक ढूंढ के लाओ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया उपाध्याय तो सर। सर अगली बार आपकी बार तो मैंने रिक्वेस्ट कर रखी है जीएसटी के लिए ही। उससे अगली बार कर लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। नहीं हाँ अभी हाँ वो तो सर, उसे अपने उसमें नोट कर लो कि भाई इससे अलग जो हम कर सकते हैं उसके लिए भी एक टॉपिक आना चाहिए। तो मेरे वाले जो है अपने क्या नाम, अमित